कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश से गई तो देश से चली गई। उत्तर प्रदेश रूठा तो उसने कांग्रेस के माथे से राजयोग का टीका मिटा दिया। पहले पार्टी का जलवा था, अब पार्टी का जलवा उतना नहीं है। मेरी बात को समझिए, अब व्यक्ति का जलवा है। योगी जी, योगी का बावई में करंट है, पूरी जनता की आवाज मिल रही है कि क्या योगी जी आगे निकल गए हैं कल्याण सिंह से? हम लोग अडवाणी जी से कह सकते हैं तो किससे नहीं कह सकते। क्या संघ का सिर्फ कहना था इसलिए एक्सेप्ट कर लिया गया, या रजामंदी अपनी भी खुद की भी थी? योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है, वही चेहरा रहेगा। अभी एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे पंकज चौधरी जी, और 1 मिनट तक इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने क्लियर खुल के नहीं बोला। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि सीएम कौन होगा? क्या योगी ही चेहरा है? पीडीए कोई चल ही नहीं रहा। ये पीडीए सिर्फ शब्दों का खेल। अच्छा, जमीन पर पीडीए को जानते ही नहीं। पीडीए का क्या मतलब? जमीन पर काछी है, कोरी है, कुर्मी है, धीमर है, धानुक है, मल्लाह है, केवट है, बिंदेव, निषाद है, दुसाद है, बामन है, ठाकुर है, बनिया है, कायस्थ है। वो पीडीए तो कोई है ही नहीं। तो जो कोर पॉलिटिक्स है, जिस पे पूरा वो कहते हैं ना न्यू है, जो बीजेपी की यूपी में राम मंदिर या हिंदुत्व का एजेंडा, अगर इस एरिया में बीजेपी हार रही है तो इसको किस तरीके से देखेंगे? इसके पीछे क्या वजह है? अयोध्या नहीं हारी बीजेपी कभी। अयोध्या बीजेपी कभी हारी ही नहीं। चंपत राय और गोपाल राव, जितने भी ये जितने लोग हैं, भी लोग हैं, अनिल मिश्रा एंड ऑल, ये भारत के मन में न इंच में है न फुट में। पत्रकार इनको जानता भी है, बाकी कोई जानता भी नहीं देश में। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनको थोड़ा सा खतरा है कि 2029 तक योगी आदित्यनाथ तैयार हो जाने वाले हैं। भाजपा को दोबारा चौथी बार सत्ता में लाने के लिए चेहरे में बदलाव करना है। मान लीजिए ऐसा है ना, 1 सेकंड लगेगा, बदलाव हो जाएंगे। आप अपने ड्राइवर पर हाथ रख दो ना, है तो वो 1 महीने में अमर सिंह हो जाएंगे। कल्याण सिंह पार्टी ज्वाइन करेंगे। आप साथ रहेंगे तो भी और नहीं रहेंगे तो भी। क्या मायावती प्रासंगिक हैं कास्टिज्म के लिहाज से, यूपी की पॉलिटिक्स के लिहाज से, या बीजेपी की बी टीम के लिहाज से, किसी भी एंगल से? वो अखिलेश यादव की राजनीति चले, इसके लिए राजनीति में जवाबदेही भी नहीं है उनकी, जवाबदेही इसलिए वो थोड़ी राजनीति करने आई। हाँ। और अगर मान लीजिए चंद्रशेखर के साथ अलायंस हो गया ओवैसी का, तो ओवैसी 20 से 30 सीटें हरवा सकते हैं अखिलेश यादव। योगी की सबसे बड़ी ताकत चेहरा या फिर संगठन? अच्छा, युवाओं के गुस्से फिलहाल विपक्षी खेमा ईंधन बनाना चाहता है। उसको लग रहा है कि हम इस पे अपने खा पका सकते हैं। आरक्षण वाले जानते हैं कि आरक्षण कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। चाहिए रहे चाहे वो रहे, आरक्षण कौन माई का लाल हटा देगा? नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट आज एक ऐसे पत्रकार से बात करूंगी जिनका ताल्लुक यूपी से है और अनुभव तो 35 साल से ज्यादा। अब ये 2 पहचान बताने के बाद और उनके नाम को सुनने के बाद यकीनन मुझे बहुत ज्यादा कुछ आपके सामने बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे सर का स्वागत करूंगी। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सौभाग्य कि आपने मुझे समय दिया और मैं कैसे जर्नलिस्ट के सामने बैठी हूँ, जिससे मैं 2027 के माहौल को पूरे यूपी, अगर मैं यूपी कह रही हूँ तो कुछ लोग तो मेरे पत्रकार मित्र कहते हैं कि यूपी मतलब देश। यहाँ की राजनीति आप समझ लिए, यहाँ की राजनीति आपने लोगों को समझा दिया, तो फिर देश में क्या चल रहा है वो सब कुछ हम समझ जाने वाले हैं। और वहां का अनुभव आपको 35 सालों का है। तो सबसे पहले तो जो मौजूदा वक्त में तमाम पार्टियों की स्ट्रैटेजी, सीएम योगी आदित्यनाथ अब कुछ ही दिन में अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं, इन सारे मसलों को लेकर आपका पहला कॉमेंट क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की टोन सेट करता है। बिल्कुल, है ना। वो फ्रेज तो बहुत पुराना हो गया कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। हाँ। मैं कहता हूं कि वो पूरे देश की राजनीति का वो तय करता है कि भाई मिजाज पूरे देश की राजनीति का कैसा है, वो उत्तर प्रदेश तय करता है। और कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश से गई तो देश से चली गई। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात कही। जब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रही, कांग्रेस का अंतिम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, अभी तक का अंतिम, आगे का तो क्या पता, अभी तक के अंतिम मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी थे। वो 89 में उनकी सरकार भी चली गई। ठीक, उसके बाद से कांग्रेस देश में भी कभी 272 नहीं पा सकी। सरकार तो रही, नरसिंह राव की रही, 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी की रही,
लेकिन वो आंकड़ा नहीं टच किया। 272 की सरकार कभी बनी ही नहीं कांग्रेस की। मतलब इसको हम ऐसे देखें या कि तो सत्ता से बाहर रही, हाँ। या जोड़ तोड़ की सरकार रही, गठबंधन की सरकार रही। वो बात ही खत्म हो गई कि 300 350 वाली सरकार। उत्तर प्रदेश रूठा तो उसने कांग्रेस के माथे से राजयोग का टीका मिटा दिया। महत्वपूर्ण बात यही है, और भारतीय जनता पार्टी के अभ्युदय को भी देखिए। 14 में राजनीतिक क्रांति, चुनावी क्रांति भाजपा इसलिए कर पाई, वो क्रांति ही थी, मिरेकल ही था जो हुआ 14 में। नॉर्मल डिस्कोर्स तो था नहीं पॉलिटिक्स का, क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश को एक प्रचंड लहर के साथ जीता। 14 में मतलब 70 पार सीटें जीती, 80 में से 73 या कितनी, तो पूरे देश में उसका डंका बच गया। ये दोनों बातें मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि एक से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि यूपी रूठेगा तो आपका भाग्य ले मतलब लेगा, यूपी का कितना वजन है इस देश के आपका भाग्य ले राजनीति में। लेगा, और यूपी मुस्कुराएगा तो आपको राजयोग दे देगा। 24 में कई मुंडे मतलब भिन्ना, जितने लोग उतने तर्क, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम का अगर हम वो करें, एनालिसिस करें, हाँ। तो मैं उसमें मानता हूं कि सारी कहानी एक तरफ, अगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को 60-65 सीटें मिल गई होती तो अपनी बहुमत की सरकार होती मोदी जी की, फिर झंझट ही खत्म। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं, झंझट ही खत्म। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा आपसे अनमयस्क हुआ, रूठा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अनमयस्क नाराजगी दिखाई। मतलब जिसको होता है ना कि भाई नहीं, मैं उसको नाराजगी भी ना कहूं कि भाई एक वो है अपना वैल्यू दिखाना कह सकते हैं। एक वो शेर है कि मतलब उसका आशय ये है कि हम तुमसे नाराज नहीं हैं, लेकिन अब वो मन नहीं है पहले वाला, एक ऐसा शेर था, ठीक है ना। अब हमें वो पहली जैसी बात ना, मतलब वो मन नहीं है पहले वाला कि ठीक है मैं आपका बुरा भी नहीं चाह रहा, लेकिन आपके साथ भी अब खड़ा नहीं। उस भाव, केवल उतने से भाव ने भाजपा को का राजयोग का सारा समीकरण बिगाड़ दिया। अब क्योंकि 2024 का आपने जिक्र किया और वहां पे सीटें बीजेपी की कम हुई, भले ही वहां पे सरकार बन गई केंद्र में, लेकिन इस बात का जिक्र बार बार होता रहा और अखिलेश यादव को थोड़ा इससे पुश मिला। कांग्रेस पार्टी ने भी इसमें ख्वाब देखना शुरू कर दिया कि अरे 2024 में अगर हमने यूपी में कमजोर कर दिया तो हम आगे भी इनको, हालांकि उसके बाद बैक टू बैक हमने इतना नुकसान नहीं देखा जो 2024 में बीजेपी को हुआ। अब अगर हम 2024 को 2027 या 26 से लेकर 27 तक के माहौल में अगर हम देखें, तो क्या वो जो हम थोड़ी सी नाराजगी या हम में पहले जैसी बात नहीं है, क्या वो कंटिन्यू रहने वाला है, या अभी आते आते फिर यूपी का मन कुछ अलग हो चुका है बीजेपी के लिए, सीएम योगी के लिए? देखिए 27 का जो रण होना है ना, उसका मूल बिंदु जो है जिस पर निर्णय होगा उत्तर प्रदेश की जनता का, वो दो चेहरे हैं, एक योगी आदित्यनाथ और दूसरे अखिलेश यादव। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोग अनमयस्क भी हैं, अनमयस्क बहुत हिंदी का कठिन शब्द तो नहीं, मतलब हम आपसे गुस्सा नहीं है, लेकिन बस ये ठंडापन है, भाई ठीक है आपके मन में जो है करो, हमें कोई मतलब नहीं होता ना, उसको कहते हैं अनमयस्क। ठीक, लोग भाजपा से तो अनमयस्क हो सकते हैं एक सीमा में। अभी भी भाजपा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक समर्थन वाली पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पहले जैसा जलवा जलाल पार्टी का हो, पार्टी का वो भी नहीं है। अब यूपी में अब स्थितियां बदल गई। पहले पार्टी का जलवा था, अब पार्टी का जलवा उतना नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। अब व्यक्ति का जलवा है, योगी का। तो ये अंतर आ गया उत्तर प्रदेश के डायनामिक्स में, पॉलिटिक्स के डायनामिक्स में। आदमी उत्तर प्रदेश में आप जाइए तो बस में, टेम्पो में,
कहीं भी कचहरी, तहसील, सब्जी मंडी, जहाँ लोग ज्यादा होते हैं, पूछिए भैया क्या रहेगा, तो वो कहेंगे भैया अब देखो ये है कि बावई में करंट है, बाकी किसी में करंट नहीं है। क्या अब इस भाव को आप डिकोड करिए जिस जैसे कर सकते हैं। लेकिन आपने जो सर कहा उसमें से दो बातें निकल रही हैं कि पार्टी को लेकर वो उत्साह नहीं है जो 2014, 17, वो नहीं था, वो नहीं 22 इसमें जो था, तीनों जो हमने देखा टर्म, तो वो तो नहीं है। लेकिन योगी जी का चार्म मेंटेन है, 10 साल बाद भी शायद एंटी इनकम्बेंसी उस लेवल का नहीं है जो किसी भी, जैसे हम ममता बनर्जी का भी यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं कि 15 साल में उनके लिए जितनी नाराजगी थी वो यूपी का माहौल नहीं है, ये मैं भी कह सकती हूँ। लेकिन तो अब क्या सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपने चेहरे की बदौलत ये चुनाव निकाल लेंगे? अच्छा सवाल है। भारत के राजनीतिक इतिहास को अगर आप देखें ना, तो पार्टियों ने ऐतिहासिक उपलब्धियां तभी तब पाई जब उनसे कोई लार्जर देन लाइफ नेता पैदा हुआ। पार्टियां कुछ नहीं, भारत के राजनीतिक जीवन में पार्टियों का बहुत रोल नहीं, आप जान लीजिए। इस पैमाने में नरेंद्र मोदी को भी हम रख सकते हैं। पार्टी जैसे पंडित जी कांग्रेस का पर्याय हुए, इंदिरा जी कांग्रेस का पर्याय हुए, ठीक है, वाजपेयी जी जनसंघ का पर्याय हुए, फिर भाजपा का पर्याय हुए, नरेंद्र मोदी भाजपा का पर्याय हुए, योगी भाजपा का पर्याय हुए, लालू जनता दल का पर्याय हुए, ठीक है ना। ये नायक आधारित राजनीति की शैली है भारत की। हम लोग नायक पर रीझते हैं, पार्टियों का मतलब पार्टियों का भी महत्व है। वो मैं आपको बताता हूं, मेरी छोटी सी समझ ये कहती है, पार्टियों का महत्व सिर्फ ये है कि चुनाव का जो मैकेनिज्म है ना, उसके लिए पार्टी चाहिए, बूथ, संगठन, गाड़ी घोड़ा, लिस्ट, पर्ची चाहिए ना। लाउड स्पीकर कौन लगवाएगा, कुर्सी कौन डालेगा, कुर्सी उठाएगा कौन, दरी कौन लगाएगा। अब आज के दौर में देखिए तो फिर सोशल मीडिया, तो एक आपको लोग चाहिए, संगठन, राइट। नेता की बात भी नीचे पहुंचाने के लिए लोग चाहिए ना। लेकिन कोर फैक्टर, डिसाइसिव फैक्टर नेता है, चेहरा है। चेहरा बिकेगा। ममता जी हारी, तृणमूल ना कभी जीता था ना हारा, सब कुछ तो ममता ही थी, ममता ही जी है ना। सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भारत उस भाव का है, वो कहते सबको राम सीता ही है। अभी मैं एक बार मैंने इस बात को कहीं कहा भी था कि मैं टैक्सी में जा रहा था, तो कैब में किसी बातचीत हुई, तो उसने कहा कि साहब आपको हम पहचानते हैं, आपको टीवी देखते हैं, सब ऐसा। अभी भी मैं जब आपके स्टूडियो आ रहा था, तो जो कैब मैंने ली, उसके जब खोला दरवाजा, तो उसने सबसे पहले मुझे ऐसे नमस्ते किया, अग्निहोत्री जी। तो मैंने कहा इसको तो मैंने अभी वो ओटीपी भी नहीं दिया, नाम तो कैसे आ सकता है, आपको देखा। तब बोला साहब मैं आपको देखता हूँ। तो खैर मैंने उससे पूछा कि क्या चल रहा है, क्या होगा, ऐसा वैसा। उत्तर प्रदेश से ही आया था, सामान्य व्यक्ति, दिन भर मेहनत कर रहा है, अपना जीवन पाल रहा है। उसने कहा कि भाई साहब बाकी तो आप ज्यादा जानते हो, लेकिन मोदी जी ने भी अच्छा चलाया और कांग्रेसियों से तो मुक्ति दिलाई और सब अच्छा किया, लेकिन अब उम्र हो गई। मोदी के लिए कहा? हाँ, मोदी जी के लिए। बोले वो उम्र हो गई भाई साहब, और इसमें कोई वैसी बात भी नहीं, सबकी उम्र होती है। तो उम्र हो गई, जब तक रहा जोर तब तक मोदी जी ने भी चलाया, अच्छे चलाया। इसमें कोई पूरा फोर्सफुली का बहुत अच्छे चलाया। लेकिन अब उम्र हो गई, दिखती है उम्र। तो मैंने अब क्या होगा, बोले अब तो बाबा ही करंट दिख रहा है। बोले बाबा आएंगे तो मजा आएगा। तो ये करंट सिर्फ 27 को लेकर उसकी भावना, उसका भाव 29 से, नहीं तो मोदी से कंपेयर नहीं करता ना। ओके। तो हमने कहा नहीं यार, बहुत लोग हैं रेस में, भाजपा। अब सामान्य जन क्या कह रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर तो है नहीं, थिंक टैंक या वो आरएसएस की प्रतिनिधि सभा का भी मेंबर नहीं। वो कह रहा है कि भाई साहब देखो एक बात बताए, बाकी किसी को ये आगे बढ़ाएंगे तो अपने पंप को लाड़ी मार लेंगे। क्या बोले बाकी किसी में करंट नहीं है। अब बोले मोदी की बात, तो अब मोदी से बड़े करंट वाला ही आदमी चलेगा। क्या योगी जी के बारे में? तो बोले ये सब नहीं चलेंगे जो आप बता रहे हो। ये सामान्य जन का, मैं इसको एक दूसरे उदाहरण से जोड़ता हूं। नरेंद्र मोदी का नाम जब धीरे धीरे मीडिया में चलने लगा था,
लेकिन पार्टी ने उसको ऑफिशियली ओन नहीं किया था। ये समय है 2012 का, ठीक। ओके, 12 से थोड़ा थोड़ा माहौल बनना शुरू हुआ था उनके नाम पे। लेकिन पार्टी तो 13 के लास्ट में जाके इनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाई गोवा कार्यकारिणी। वो प्रसंग भी बड़ा विचित्र है। तो मैं कार्यक्रम में बांदा गया। बांदा उत्तर प्रदेश का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ कोई बहुत आर्थिक समस्याएं भी हैं, सामाजिक समस्याएं भी हैं। बुंदेलखंड वैसे भी पिछड़ा। वहाँ के लोगों के साथ बैठा, चाय नाश्ता सब चर्चा पर चर्चा हो रही। तो हमने कहा भाई क्या लग रहा है, मेरी आदत है पूछता हूँ लोगों से। बोले भाईजान, तो एक बुजुर्ग से थे 60-65 साल, वो बोले भैया अब तो ये मोदी आएगा तभी सब मामला सुलझेगा। तो मैंने कहा दादा, ये साल 2012। तो मैंने कहा कि मोदी को देखे हो? बोले ना, मैं मोदी से मिले हूं ना। बोले टीवी पे देख रहे हैं, चर्चा सुने हैं कि गुजरात में बिल्कुल सब सीधा कर दिया, अच्छा माहौल है। उसने ये नहीं अच्छा, उसने कहा गुजरात में सब सीधा कर दिया। इसका मतलब वो मान रहा था कि गुजरात में चीजें गड़बड़ थी, उनको कंट्रोल सीधा कर दिया। सीधा कर दिया में एक फोर्स होता है, उसको वो फोर्स अच्छा लगा। समझ रहे ना, उसको जीडीपी और टीडीपी नहीं समझ आता, उसको फोर्स अच्छा लगा कि राजा राजा की तरह दिखे, नायक नायक की तरह दिखे, उसके एक्शन में उसके और चूंकि देश मनमोहन सिंह जैसे सॉफ्ट व्यक्ति को देख रहा था 10 साल तो वो मतलब काले के साथ सफेद जैसा कंट्रास्ट था। सुपर कंट्रास्ट होता है ना, कपड़ों में लोग कहते हैं भाई कंट्रास्ट पहनोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक। वैसी स्थिति थी, एक तरफ मनमोहन सिंह और एक तरफ नरेंद्र मोदी। तो वो जो भाव में लोगों में देखता था, जिन्होंने मोदी को नहीं देखा वो भी मोदी पर भरोसा कर रहे थे, हैं? वो भाव में अब योगी के लिए देखता हूं। अरे वाह, यही चीज बड़ी है। मुझे याद है कि अब तो रहे नहीं, मुझे लग रहा कल्याण सिंह जी से मेरी एक बार बात हुई, तो मोदी तब तक घोषित नहीं की गए थे कुछ भी, तो मैंने ऐसी चर्चा की क्या हो सकता है। कल्याण सिंह के पास एक वास्ट एक्सपीरियंस था भाई, 50 साल की पारी। उत्तर प्रदेश में जनसंघ से लेके भाजपा तक योगी से पहले जो सबसे बड़ा व्यक्ति रहा वो केवल कल्याण सिंह। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, जनता की आवाज मोदी है। बोले मेरा अनुभव ये कह रहा है। ये बात वो 12 के लास्ट जब ये धीरे धीरे माहौल सेट हो रहा था। बोले जनता की आवाज मोदी है। बोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा जितनी जल्दी जनता की आवाज सुन लेगी उतना फायदे में रहेगी, जितना देर से सुनेगी नुकसान में रहेगी। बोले लिख लीजिए मेरी बात। बोले हमको जनता की आवाज का इको सुनाई दे रहा है। महत्वपूर्ण है जनता के आवाज का इको, उसकी प्रतिध्वनि अगर आप सुनना सीख गए। उन्होंने कहा पार्टियां छोटी चीज है। बोले जनता जिसको जिताने पे आती है उसका पार्टी पीछे चलना पड़ेगा, और जिसको हराने में आती है बोले सब पार्टी छोड़ दे, हरा ही देती, पार्टी बनी रहे। तो इसलिए मुझे लगता है वोट होगा योगी के चेहरे पर। अब क्योंकि कल्याण सिंह का जिक्र आपने किया है तो मैं चाह रही हूँ कि जिनको सियासत में बाबूजी कहा गया, और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के पहले सबसे बड़े कद का नेता बीजेपी के लिहाज से कल्याण सिंह ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं योगी आदित्यनाथ को आज की तारीख में देखूं, जो बीते 10 साल से चेहरा बने हुए हैं, और फायर ब्रांड चेहरा ये कहने में मुझे भी कोई हिचक नहीं है क्योंकि ये पब्लिक की भावनाएं हैं और हम तो पब्लिक की बातों को अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। अगर मैं कल्याण सिंह को और योगी आदित्यनाथ को अगर समानांतर लेके चलूं, कौन आगे पीछे रहेगा, या हम इन दोनों को कैसे देखें, कैसे ब्रीफ करेंगे आज की तारीख में? देखिए, भारत के मन को समझिए। कल्याण सिंह, एक लाइन और ऐड करती हूँ कि क्या योगी जी आगे निकल गए हैं कल्याण सिंह से? मैं समझ गया आपका। हाँ। भारत के मन को समझिए। हमारे घर में, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। हमारे घर में साधु संत आते हैं तो हम उनकी बड़ी सेवा करते हैं, पांव धोते हैं, भोजन कराते हैं, सब कुछ विनम्र भाव से करते हैं। ये इसका अर्थ हुआ कि मैं नैष्ठिक हिंदू हूं और मैं उन रिचुअल्स को फॉलो करता हूं, ठीक। लेकिन मैं उन रिचुअल्स को फॉलो करता हूं इसलिए मैं खुद साधु संत हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। मेरे लिए साधु साधु है, किस मैं मेरे लिए सबके लिए। मतलब सबके लिए।
मेरे मोहल्ले के लोग ये कहेंगे कि अग्निहोत्री जी अच्छे हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं और धर्म से जुड़े लोगों के प्रति इनकी श्रद्धा है, भावनाएं हैं। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे ये खुद ही साधु हो गए। ना हाँ ना हाँ हाँ हाँ। पुजारी और उसमें अंतर है ना, विग्रह में। हाँ। वैसे ही कल्याण सिंह हिंदुत्ववादी नेता थे क्या, साधु संतों में को शीश नवाते थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं सत्ता को लात मार दूंगा राम मंदिर के लिए, ठीक, ये खुद ही साधु हैं, इस अंतर को समझिए। और ये उस पीठ के उत्तराधिकारी हैं जिस पीठ का भारत के सनातन में एक अविच्छिन्न योगदान है, एक पूरा एक नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। मत्स्येंद्र नाथ से शुरू करिए, गुरु गोरखनाथ से होते होते अवैधनाथ तक आती है वो। तो वो उसका कोई गृहस्थ व्यक्ति तुलना थोड़ी नहीं कर सकता। आसान भाषा में अगर मैं इसे एलिब्रेट करूं अपने दर्शकों के सामने, तो इसको हम इस तरीके से देखें कि कल्याण सिंह हिंदुत्व की राजनीति के प्रखर चेहरा, मुखर चेहरा, और वो आगे लेकर बढ़ रहे थे, और योगी आदित्यनाथ तो उसी गुण के ही वजह से पब्लिक के बीच में है। मैं एक बात कहता हूँ आपसे, हाँ। वो ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है लोगों को लगेगी। एक पता लगा कि मंच है, उस पर रीमा को भी बुलाया गया कि भाषण देना है। रीमा ने भाषण दिया कि भाई काशी का ऐसा करना चाहिए, मथुरा में मुक्ति होनी चाहिए, बड़ा हिंदुत्व की एक बढ़िया आपने भाषण दिया। लोग कहेंगे अच्छा है क्या, अच्छा बोली। फिर एक योगी या योगी जैसा व्यक्ति मंच पर चढ़ा है और उसने सिर्फ वेव किया, ऐसे किया, सारा मैसेज बिना बोले ही कन्वे हो गया कि ये मंच किसके लिए है, इस मंच का मैसेज क्या है। और अभी प्रसंग आई गया तो आपको मैं एक हिंट देता हूं कि पूरे एलोबरेट तो नहीं करूंगा उसको, क्योंकि वो विश्वास भंग हो जाएगा। नहीं, आप जितना दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। योगी जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बनाए गए तो बनाए जाने से पहले की जो प्रक्रिया थी, मैं उसके विस्तार में यहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर वही समस्या थी, विश्वास भंग होता। संघ परिवार के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा कि हमको ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश के इस प्रचंड बहुमत की सरकार का मुखिया चाहिए। उन्होंने कहा ये जनादेश जो है इतना बड़ा, ये नाली बिजली खड़ंजा इसके लिए नहीं मिला। ये कब की बात है? 17 का जो परिणाम आया था, चुनाव परिणाम, और बम्पर जीत हुई थी। उन्होंने कहा हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं कि जिसको हम मंच पर खड़ा कर दें और कोई कुछ ना बोले, फिर भी हमारा दर्शन, हमारा विचार लोगों तक पहुंच जाए, मैसेज कन्वे हो जाए कि बीजेपी कौन सी पार्टी है, संघ परिवार। हाँ, मतलब संघ की बात। तो उनका कि हम क्या चाहते हैं, बोले व्यक्ति ही हमारी विचारधारा हो जाए। कई व्यक्ति मिलके हमारी विचारधारा को नरेशन दें तो कोई उल्टा सीधा दे देता तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। बोले व्यक्ति ही विचारधारा हो जाए, बात खत्म, फिर समस्या नहीं आएगी। वो कुछ नहीं बोलेगा तब भी खड़ा हो जाएगा, लोग जान जाएंगे कि ठीक है। ये तब का वाकया है जब चर्चा चल रही थी कि कौन चेहरा हो सकता है। 2-3 लोग रेस में थे। 2-3 नहीं, 3 दर्जन रेस में थे, कोई बचे नहीं था। अच्छा, हाँ, मतलब तुम भी दिख जाती तो वो कहती रीमा का भी नाम चला दो। आखिरी के 2 लोगों का जिक्र कर रही हूँ ना, जो मंदिर तक पहुंच गए थे, काशी विश्वनाथ। मतलब वो बात मुझे आज तक बहुत शिद्दत से स्मरण रहती है कि बहुत बड़ी बात, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये उसके लिए मैंडेट नहीं, बोले ये वैचारिक बदलाव का अवसर है। बोले बाकी तो अधिकारी सरकार रहती है, कुछ ना कुछ करते ही हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, कैसे बनाते, बोले सब, बोले कभी ऐसा तो होता नहीं कि कुछ ना हो, कुछ ना कुछ तो सरकारें करती हैं। बोले इसके लिए नहीं, ना ना ना, ये इसके लिए भी नहीं कि किसको अंग्रेजी अच्छी आती, किसको हिंदी अच्छी आती, कौन गोरा है कौन छोटा, बोले नथिंग। हमको वो आदमी चाहिए कि जिसको हम देश में कहीं भी खड़ा करें तो उसकी उपस्थिति एक टेस्टिमोनियल हो जाए, बता दे कि हाँ, कि बात खत्म हुई। बोले जब इन्हीं को आगे कर दिया फिर क्या कहना, क्या योगी बस वही यूएसपी है, यहां से चीजों को समझकर चलिए। और एक बात जान लीजिए कि मैं एक प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, एक मौजूदा वक्त, अच्छा पहले आप कंप्लीट, मतलब व्यक्तियों को हटा दीजिए कि
मान लीजिए कि कोई चैनल है और मैं चैनल का मालिक हूं। मेरी व्यक्तियों में पसंद नापसंद हो सकती है एज ए ह्यूमन, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट मेरा गोल क्या होगा कि चैनल मस्ट, ठीक ये होगा क्या, शो मस्ट गो ऑन। हाँ, यस यस यस, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं, उससे बड़ी बात कोई है चाहे नहीं। कोई मरे चाहे कोई जिए। क्या एक व्यक्ति है, एक लड़की है, लड़का है, कोई भी है, स्त्री है, पुरुष है, मानिए रीमा है, रीमा ने बहुत चैनल को ग्रोथ दी, हम रीमा के कंट्रीब्यूशन को स्वीकार करेंगे, लेकिन हमको अब दिख रहा है कि अब रीमा डिक्लाइन कर रही है। क्या हाँ। तो हमें रीमा से कहना होगा, क्या दुख के साथ ही, लेकिन कहना होगा, नहीं तो चैनल ही खत्म हो जाएगा कि रीमा आपको अब साइड होना, विश्राम होने की मुद्रा में आना चाहिए। और जिसको आपने ही ट्रेंड किया है वो आपकी जगह ले गया, नई पीढ़ी को। इस सामान्य समझ की बात है। हाँ, क्या हाँ, जब मोदी जी आए थे तो अडवाणी जी को ये कहा गया था ना, बिल्कुल ये था। मैंने संघ के एक बड़े पदाधिकारी से विषय एक बार पूछा तो उन्होंने कहा कि 2012 का तो 13 का तो विषय अग्निहोत्री जी आपको याद ही गोवा का। तो बोले जब हम लोग अडवाणी जी से कह सकते हैं तो किससे नहीं कह सकते। ये संघ के किसी व्यक्ति ने दावा किया था। अच्छा, एक पॉइंट जो आपने संघ का जिक्र किया था कि योगी आदित्यनाथ के चुनाव होने से पहले संघ के एक बड़े नेता ने, एक बड़े व्यक्ति ने, एक बड़े विचारक ने एक बहुत गहरी बात कही कि हमें किसी ऐसे चेहरे को लाना है जो खड़ा हो जाए तो हमारा मैसेज कन्वे हो जाए कुछ और। क्या इसमें मोदी जी की रजामंदी थी? क्या अमित शाह की रजामंदी थी? अब शाह जी का तो विषय नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि इस पे मुझे विस्तार से जाना है अभी, इसलिए इस पॉइंट को मैं समझना चाहती हूं। अब उस विस्तार पे कहा जाएंगे तो उसको तो अब अभी मौजूदा वक्त में जो कुछ चीजें चल रही है उसको समझने के लिए मैं उस वक्त की जो परिस्थिति थी उसमें प्रधानमंत्री ने संघ की इस इच्छा को अपनी इच्छा के रूप में आगे बढ़ाया। जब संघ ने एक उनको संकेत दिया कि हम ऐसा चाहते हैं तो फिर उन्होंने उसी के अनुरूप सारी व्यवस्था कर दी। पहले क्या हुआ, फिर वो स्लेट से हटा दिया। एक उदाहरण देती हूं, जैसे बोर्ड पर पहले क्या लिखा है, डस्टर से साफ कर दिया, अब नई इबारत लिख दी, दैट्स ऑल। एक उदाहरण देती हूँ, आपसे मैं यूपी का कोई पहलू समझ रही हूँ, आपने जो बताया वो मैंने सहज स्वीकार कर लिया, या फिर मेरे पास कोई तर्क भी है फिर भी मैंने आपकी उम्र का, आपके एक्सपीरियंस का लिहाज करके मैंने स्वीकार कर लिया। वो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या संघ का सिर्फ कहना था इसलिए एक्सेप्ट कर लिया गया, या रजामंदी अपनी भी खुद की भी थी? ठीक, मैं इसका एक सार्वभौमिक उत्तर देता हूँ, व्यक्तियों में मत फंसाइए। हाँ, नहीं, मैं अगर नाम लिए बगैर भी अगर हम इस पहलू को समझें, सार्वभौमिक उत्तर दे सब पर लागू, क्योंकि मैं देखती हूँ यूट्यूब के जो दर्शक है वो इस पे बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं कि क्या है इस पूरे प्रकरण में। एक बात जान लीजिए कि मान लीजिए मैं एक कंपनी का सीईओ हूं, ठीक, और कंपनी के इन्वेस्टर ने या चेयरमैन ने मुझसे कहा कि भाई जीएम ऐसा होना चाहिए। हाँ, बाकी आप देख लो अमिताभ जी, हमको लगता है जीएम ऐसा होना चाहिए। क्या इतना ही बोला, मिलने आए चेयरमैन और हमसे कहा कि वो जीएम का क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा कि मैं रीमा को जीएम बनाऊंगा। हाँ, नहीं ठीक है, रीमा अच्छी है, लेकिन हमको लगता है कि जीएम ऐसा होना चाहिए। बाकी आप देख लो, आपका प्रेरोगेटिव। इतना कह के मैं वो चले गए चेयरमैन। अब अगर मैं रोटी खाता हूँ तो मेरे पास बुद्धि है उतनी तो न्यूनतम कि अगर इन्होंने बात कही है और यहाँ कही है, इसका मतलब क्या है, ये चाहते हैं कि ऐसा ही हो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो पाला खिंच जाएगा, नहीं तो ये कहते नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अगर कहा है तो इसका मतलब कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले के सम्मान में क्या जिसे पति पत्नी के रिश्तों में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि भाई हम सलीके से अपनी इच्छा बता देते हैं, वो सुझाव के रूप में बताते हैं, लेकिन दूसरे को समझ आ जाता है कि ऐसा ही करना अच्छा होगा, नहीं तो फिर
दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतें आ सकती, ठीक है ना। हम्म, छोटा उदाहरण देता हूँ, लोग समझ जाएंगे कि मुझे लगता है कि इस बार ऐसा फर्नीचर डालना चाहिए हम लोगों को, क्या कहते हो? क्या? ओके। दूसरा स्त्री या पुरुष, पति या पत्नी जो भी है, वो जान गया कि क्या चाहिए, ये क्या चाहते हैं। पिछली बार भी हमने अपने मन से डाला था, इन्होंने कुछ नहीं कहा था, कहा था हाँ ये अच्छा। अब अगर ये कहें तो इस बात का मान रखिए। ठीक है। अब तो वैसे ही समझदार लोग ऐसी परिस्थितियों में मान रख लेते हैं। ठीक है, ये तो मान रखने का प्रकरण मैं पूरा समझ गई और यकीनन हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे। ये 10 साल पुरानी बात पे हम बात कर रहे थे कि कैसे योगी जी के नाम पे मुहर लगी, संघ का कितना दखल था और जो बीजेपी की थिंक टैंक है उसने क्या दखल दिया और कैसे उनका नाम सामने आया। अब ये 10 साल पुरानी बातों को लेकर अब बीते 5 सालों से, मतलब इसके पहले वाले चुनाव 2022 में हल्के फुल्के चर्चा होती थी कि मोदी, अमित शाह और योगी जी में कॉन्फ्लिक्ट है। अब इस बात को थोड़ा विस्तार मिल गया है और इस बात पे और भी ज्यादा चर्चा होने लगी है और लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है सीएम बदल दिया जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, चुनाव से पहले नहीं छेड़ा जाएगा, हो सकता है चुनाव के बाद, मतलब बहुत सारी बातें चल रही हैं। ठीक है, इन पर उत्तर चाहिए ना। हाँ, अब इसका उत्तर चाहिए मुझे। मैं इन्हीं को उत्तर दूं। पहली बात लिख लीजिए, योगी आदित्यनाथ ही चेहरा हैं, वही चेहरा रहेंगे। एक चीज खत्म हुई। भाजपा, संघ, विश्व हिंदू परिषद समेत 36 संगठन है संघ के पास। क्या 36 संगठनों में एक राय है कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है। ठीक, छोटे मोटे लोग क्या कह रहे हैं उसमें बहुत दिमाग मत, मैं लोगों से कहता हूँ उनमें बहुत मत उलझिए। वही बाकी जो जर्नलिस्ट है उनके जीवन में भी गति बनी रहे, इसलिए भी तो कुछ बोला जाएगा। क्या और जो लोग बोल रहे हैं, माफ करिएगा, सॉरी टू से, वो लोग उस कमरे में भी नहीं उपस्थित होने की स्थिति में है जहां ये तय होता है कि कौन बनेगा। उदाहरण देती हूँ। हाँ, सुन लीजिए भाई, जितने लोगों को कोट किया जाता है ना, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जो उस मंत्रणा कक्ष में रहे जहां ये तय हो कि देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उनके बोलने का क्या मतलब? बताइए, बोले जी फलाने मोर्चा के अध्यक्ष ने। एक उदाहरण देती हूँ। अभी एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे पंकज चौधरी जी, और 1 मिनट तक इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने क्लियर खुल के नहीं बोला। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि सीएम कौन होगा, क्या योगी ही चेहरा है? आप लोग भी ये चाहते हैं कि हेड ऑन हो, ठीक है ना, मतलब सीधा संघर्ष हो। मैंने जो बात कही थी उसमें पंकज जी वगैरह सब शामिल हो गए थे। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो उसमें पंकज जी होंगे उस बैठक में? नहीं। तो पंकज जी कैसे बता देंगे? कैसे बता देंगे? लेकिन पंकज जी वहां के प्रभारी है, एक जिम्मेदारी उनकी। भाई आप लोग भी, आप चैनल में काम करते थे। करते थे। ठीक है, चैनल भाजपा को सपोर्ट करेगा कि कांग्रेस को, ये तय करने वाली बैठक में तो आप नहीं होंगे। नहीं, क्या जो हम करे फैसला लेंगे वो आपको बता देंगे। वैसे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, वही बात यहाँ क्यों नहीं लागू होगी? यहाँ भी लागू होगी। आप क्या ये सोच रहे हो कि यार मतलब एक ट्रक भर के उत्तर प्रदेश से लोग जाएंगे, वो लोग कहेंगे कि आओ मीटिंग में, कौन मुख्यमंत्री, किसी बात कर रहे हैं? ना। और एक बात जान लीजिए कि सबको मालूम है कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा, लेकिन फिर भी 2 तरह के लोग हैं। एक जो मन से थोड़ा जिनको कष्ट होता है, क्या जब तक हो नहीं जाएगा तब तक नहीं मानूंगा। ठीक, ऐसे भी प्रजाति है। क्या हमको पता है कि फलाना आदमी चुनाव जीत रहा है, लेकिन उसके विरुद्ध चुनाव लड़े हैं, तो हम कहेंगे नहीं, अभी नहीं मानूंगा कि यही सीएम है, घोषणा होने दो। नहीं, चुनाव में विधायकी का चुनाव है, मान लीजिए 1 राउंड वोट बचा है सिर्फ, तो भी नहीं मान सकते। 1 लाख से आगे है दूसरा, 3000 वोट गिनने हैं, किसी भी सूरत से नहीं हारेगा। फिर भी उसका प्रतिद्वंदी कहता नहीं अभी नहीं भाई साहब, पूरा होने दीजिए, रुक जाइए, इतनी जल्दी मत करिए, कहता है ना। मन उसका राजी नहीं। ठीक है, हो जाएगा। दूसरी बात एक गहरी होती, कई बार पार्टी स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक स्तर पर कई लोगों का इस्तेमाल करती है
ताकि जो विभिन्न जातीय समूह हैं क्या उनको भी कुछ ना कुछ संकेत मिलता रहे कि नहीं यार वो उम्मीद है। फलाने तो ऐसा कह रहे थे, वो एक जैसे तुमने कहा कि वो एक इंटरव्यू में ऐसे लोग सोचेंगे हाँ। एक इंटरव्यू में कह रहे हैं पंकज चौधरी, इसका मतलब कुछ हो सकता है भैया, हाँ। लगो जोर लगाओ, ठीक है ना। तो हम यहाँ खुल के ही बात करें फिर। हाँ, जब ऐसा होता है हाँ। तो उसके पीछे दो ही कारण, एक तो हमारा मन कुंठित है इसलिए नहीं मान रहे, ठीक। दूसरा स्ट्रेटेजिकली भी हमको कहा जा सकता है कि आप भी ऐसा बोलो ताकि सबको संदेश जाए, सब लोग हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मेरी पॉलिटिकल विजडम ये कहती है कि योगी ही चेहरा है, योगी ही चेहरा रहेंगे, और ये चीज डाउन टू बॉटम लाइन सबको कन्वे भी कर दी गई है, जो व्यवस्था है संघ में कन्वे करने की। वहां कोई भ्रम नहीं है। भ्रम हमको आपको लगता है फलाने यूट्यूब पर ये बोले, फलाने चैनल में बोले, उन लोगों के पास वो व्यवस्था है, वो तो एक सेकंड में निष्ठुर रूप से संदेश किसी के बोलने पे नहीं जा रही हूँ, मैं सारी सिचुएशन को देख रही हूँ, सबके बयान, सबके बॉडी लैंग्वेज। हम लोग राजनीति अगर कवर करते हैं तो हमें पता है कि बॉडी लैंग्वेज के भी बहुत मायने होते हैं, उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। और अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट का जिक्र किया, तो अब मैं नाम लेके उस पर चर्चा करती हूँ। आपने कहा कि एक मैसेज सारे समाज में, सारे वर्ग में एक कन्वे किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये ना भी बने, तो केशव प्रसाद मौर्य को एक उम्मीद जगेगी, और जो उनके समर्थक हैं उनमें उम्मीद जगेगी, ब्रजेश पाठक जी के जो समर्थक हैं उनमें उम्मीद जगेगी, हाँ ये दो चेहरा नहीं तो ये। और कुछ चेहरा ऐसे भी हैं जो चुनाव में तैयार किए जाते हैं, जिनको बहुत हाईलाइट किया जाता है। क्या ये स्ट्रैटेजी पे आप फोकस कर रहे थे? नहीं, ये स्ट्रैटेजी फोकस लायक नहीं है। हाँ। क्या ये एनेक्शर हो सकती है, क्योंकि सामने उधर एक पीडीए चल रहा है अखिलेश यादव का, मतलब जातियों, अगर मैं सिर्फ जातियों पे फोकस करूं तो मेरी समझ ये है कि पीडीए कोई कुछ चल ही नहीं रहा, ये पीडीए सिर्फ शब्दों का खेल है। अच्छा, जमीन पर पीडीए को जानते नहीं, पीडीए का क्या मतलब? जमीन पर काछी है, कोरी है, कुर्मी है, धीमर है, धानुक है, मल्लाह है, केवट है, बिंद है, निषाद है, दुसाद है, बामन है, ठाकुर है, बनिया है, कायस्थ है, उन पीडीए तो कोई है नहीं। और अभी गांव में जाके पूछे पीडीए वो कोई कौन जाता है, पीडीए नहीं आई क्या? तो अखिलेश यादव इसको दिखाते हैं कि हमने 2024 में इसी पीडीए के जरिए। छोड़ दीजिए अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, सब जो सब कह रहे हैं हम सबको सच मान लेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। नहीं, उनका अपना मन है, कह रहे हैं, ठीक है, आप सीडीए बना दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं ना। जातियां हैं सतह पर, जो जाति आपको वोट देगी वो ठीक है। ऐसे ये तुकबंदी से तो चुनाव नहीं जो हो सकता। आपने पीडीए बनाया, उन्होंने सीडीए बनाया, उन्होंने टीटीए बना दिया, ऐसे थोड़ी जातियां प्रभावित होती हैं। जाति देखती है कि हमको, हमारे लिए क्या है आपकी बास्केट में। ये पीडीए है, पीडीए के सपोर्ट दे देगा आदमी नहीं ना। नहीं तो वो कह रहे हैं ना कि पीडीए का मतलब कि हम पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चल रहे हैं। अब उन्होंने हालिया दिनों का स्टेटमेंट दिया कि पंडित नहीं, मैं आपके लिए वो विषय महत्वपूर्ण हो सकता है, मेरे लिए वो विषय एक सामान्य जुगलबंदी है, इसलिए मैं उस पर बहुत लंबा, उसका कोई ग्राउंड और कोई मतलब ही नहीं। अखिलेश जी को भी पता है कि कोई मतलब नहीं, ठीक है, एक अच्छी तुकबंदी है। अब उसका वो जो मन की मौज है उनकी, चाहे जो अर्थ बता देते हैं, इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बता दीजिए, तो आपकी नजर में, हाँ ठीक है, जितने अर्थ अब तक बताए हैं पीडीए के, उन सारे अर्थों को हम एक कागज पर लिख लें और उसका न्यूमेरिकल वेटेज निकाल लें, तो 98% पब्लिक हो गई भारत, उत्तर प्रदेश की उनके साथ। तो फिर चुनावी लड़ने की जरूरत नहीं किसी को, अगर 98% उन्हीं के साथ है, किसी बात कर रहे हैं। दावा तो उन लोगों का यही होता है। जब मैंने, उनका दावा क्या है, वो हमारे पास भी तो विजडम होनी चाहिए ना। कल को कोई मैं खड़ा हो जाऊं, मेरे को पूरे ब्रह्मांड के लोग मेरे साथ हैं, तो आपको नहीं मानना चाहिए ना ऐसा। जब मैंने और आप कहें अमिताभ जी का दावा है, गलत बात है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 2019 का लोकसभा चुनाव था, तो पिछड़े, दलित, मुसलमान जुड़ गए, 78% हो गए देश के, क्या तो 75 सीटें आएंगी 80 में से। AI ये कह रहा था, मैथमेटिक्स ये कह रही थी, आई कितनी 15, 10 बहन जी की, 5 अखिलेश यादव की, ये ना। हाँ। तो वो तो पीडीए का बाप था, पीडीए तो उसका बहुत छोटा बच्चा है, वो तो
इससे बड़ा फैंटम था पीडीए का। हाँ क्या हुआ, रिजल्ट तो नहीं आया ना नहीं। भाई साहब, आप क्या कह रहे हो, कैलकुलेटर से यहाँ सीटें नहीं उनके मिलती। पास ना एक उदाहरण है 2024 वाला, इसलिए उस पीडीए को ज्यादा पुश कर रहे हैं। ये मैं फैक्टर समझ, इसको इसी पे खत्म करते हैं कि पीडीए फैक्टर नहीं है, ग्राउंड पे बिल्कुल लेकिन नहीं आपने है। एक सवाल उठाया। हाँ। वो कह रहे हैं कि 24 में हमने पीडीए से जीता, वो क्या कह रहे हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं उनकी बात खारिज क्यों करूं। उनकी कुछ भी कहने के अधिकार का मैं समर्थन करूंगा। हाँ। उनको आजादी कुछ भी कहने की, मैं कौन होता हूँ। मैं दूसरी बात रखता हूँ, नहीं हम पत्रकार होने के नाते सर इसमें कितना वजन है ये बस टटोल रहे हैं। वही बता रहा हूँ। हाँ। मेरी समझ ये कहती है कि पीडीए सीडीए का कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला सिर्फ इतना था कि भारतीय जनता पार्टी ने आरंभिक उस समय में उस वक्त 38 सांसदों के लिए एक सूची तैयार की गई थी भाजपा में कि सिटिंग एमएलए एमपीज की, कि इनको टिकट न देके इनकी जगह लल्लू जगधर को टिकट दे दो, जीत जाएगा। लेकिन ये नहीं जीतेंगे क्योंकि इनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। वो बात एग्जीक्यूट नहीं की गई। अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा किसने लिस्ट दी और किसने एग्जीक्यूट नहीं किया ना, उसमें मैं नहीं जाऊंगा आज। हाँ। ठीक, नहीं मानेगा, बोले नहीं सब जीत जाएंगे। ओके, इस फीडबैक को इग्नोर किया गया। एक मिनट भाई, उस 38 में से 34 हार गए, वही आप जीत गए। गेटिंग माय पॉइंट? सो सिंपल। इसलिए उसको बहुत सुपर हाइपर मत करिए। ठीक है, पीडीए का कोई असर नहीं है। अगर वो 38 सीटें बीजेपी ने बदल दी होती, सिटिंग एमपीज के अलावा उनकी जगह किसी को टिकट दे दी होती, तो ये स्थिति नहीं होती जिस पे अभी हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। 34 सीटें हारी भाजपा उसी। हाँ, वही लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, बार बार दिखाने के लिए जो उनके पास है 2024 ही है। अब जब पीडीए का अस्तित्व नहीं है या उसका असर नहीं था, अगर ये पीडीए इतना तो ही अगर ये पीडीए इतना ही कैंसर की दवा जैसा प्रभावकारी था, तो उसके बाद पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में उत्तर प्रदेश में 10 बाई इलेक्शन हुए, तब इसका असर नहीं। आप 2 जीत पाए और उनमें भी मार्जिन घट गया। आप कुंदरकी हार गए, जहां जो मुस्लिम डोमिनेंस वाला इलाका, जहां मोर देन 60% मुसलमान, कहां गया पीडीए। अयोध्या की जीत को किस तरीके से देखते हैं? और एक कैलकुलेशन है कि राम गमन पथ जो है, इसमें से सिर्फ अगर मैं यूपी पे फोकस करूं तो उसमें से सभी सीटें बीजेपी ने हार दिया, सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास और एक उसमें से कांग्रेस के पास है। तो जो कोर पॉलिटिक्स है, जिस पे पूरा वो कहते हैं ना नींव है जो बीजेपी की यूपी में, राम मंदिर या हिंदुत्व का एजेंडा, अगर इस एरिया में बीजेपी हार रही है तो इसको किस तरीके से देखेंगे? इसके पीछे क्या वजह है? मैंने आपको बताया कि उस लिस्ट में लल्लू सिंह का नाम सबसे ऊपर था कि इनको बदल दो। लल्लू सिंह फैजाबाद के सांसद बीजेपी के। अयोध्या नहीं हारी बीजेपी कभी, लल्लू सिंह की वजह से नहीं। अयोध्या बीजेपी कभी हारी ही नहीं, पहले तो ये करेक्ट करिए। ठीक, अयोध्या विधानसभा में बीजेपी जीती थी 2024 लोकसभा चुनाव में भी, इसलिए ये प्रचार झूठा है कि अयोध्या हार गया। अयोध्या में तो कभी ही नहीं, फैजाबाद लोकसभा सीट हारी थी, उसमें अयोध्या विधानसभा है, उसमें मिल्कीपुर है, उसमें अयोध्या है। लेकिन प्रचारित करने वालों ने इसी तरीके से इसको किया। वो क्या कर रहे हैं वो उनका मसला है, तो हमें तो फैक्ट्स के साथ चलना होगा। पार्टी ने जिद की कि नहीं लल्लू सिंह को लड़ाएंगे, तो जनता ने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं कि हमको कमल का फूल से दिक्कत नहीं, लल्लू सिंह से दिक्कत है। आप कह रहे हो नहीं लल्लू ही सिंह रहेंगे, तो बोले फिर भाई लड़ा लो, फिर देख लेंगे, फिर हम किसी को वोट देंगे। भारत में एक साइकी है जनता की, वोट देने की शैली है। वो कहते हैं भैया इन्हें औकात बतानी है। क्या बोले, इन्हें हटा के फिर किसे, बोले काला चोर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं चाहिए। नहीं। अवधेश अगर इतने पॉपुलर होते, या पीडीए इतना पॉपुलर होता, या अयोध्या में भाजपा का वनवास हो गया और ब्ला 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 टाइप का कुछ होता, जो भी कुछ चल रहा है, वो इसलिए फर्जी है, तो फिर अवधेश का सगा बेटा मिल्कीपुर से इतनी बुरी तरीके से नहीं हारता बाद में। सगा बेटा, मतलब वो जो आप बोल रहे हैं कि एक वोटिंग पैटर्न था, एक साइकी था कि आप इसे हटाओ लल्लू सिंह को, नहीं तो हम नहीं हटा रहे, इसका मतलब आप सामूहिक इच्छा का सम्मान नहीं कर रहे, आप हम पर थोप रहे हो प्रतिनिधि।
तो ये चेहरा नहीं बदलने की जिद दिल्ली से ही थी? हाँ ऑब्वियस है, चीजें तो वहीं से फाइनल होती हैं। हाँ, अंतिम रूप से तो हाँ, फैसला वहीं होता है। फैसला वहीं से होता है। अब क्योंकि हम अयोध्या पे फोकस कर रहे हैं और उस पूरे इलाके पे और राम मंदिर पॉलिटिक्स जी। पे हम फोकस कर रहे हैं, तो अभी हालिया दिनों में राम मंदिर चोरी का प्रकरण हुआ और इसको भी विपक्षी पार्टियों ने बहुत हाइप दिया। हाइप देने वाला वैसे विषय भी है। इसका क्या 2027 पे कोई इफेक्ट होने वाला है? क्या बीजेपी ने सारी चीजें कंट्रोल कर ली है जो सिचुएशन था? देखिए मैं बस एक बात बताऊं, चंपत राय को वहां से बेदखल करके या जो कुछ भी हुआ, उस पूरे प्रकरण में मैं विस्तार में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, बीजेपी ने क्या सब कंट्रोल कर लिया है मैं वहां पे? एक बात जानता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर से चोरी हुई, चढ़ावा की, चंदा की, इसकी उसकी, ठीक है, भारत का मन समझने की हम कोशिश करें। देश में कोई ऐसा मंदिर नहीं जिसमें घंटा, शंख, थाली, छतर भगवान जी का चोरी नहीं होता हो। क्या सब जगह मुकदमे, सब जगह बवाल मच रहा है, बताइए। और ये आज से नहीं, आदिकाल से हो रहा है। क्या कि चांदी के बर्तन, ये दुनिया भर में जो मूर्तियां पहुंची विश्व भर में, कैसे पहुंचे? ये यहीं से चोरी होकर मंदिरों से गई। पता लगा रीमा के गांव के मंदिर से मूर्ति अमेरिका चली गई। क्या? और वहां 10 करोड़ में बिक गई, क्योंकि वो 3000 वर्ष पुरानी मूर्ति थी। तो ऐसा हुआ ना देश में। इन सब के बाद भी न मंदिर खाली रहे, न देवता के प्रति माथा झुकाने वालों की कमी हुई इस देश में, कभी नहीं। उनका ठीक है, वो काम है चोरों का। तो सर यहाँ मसला ये है ना कि मैंने आप पे भरोसा किया और आपको मंदिर की सारी जिम्मेदारी मैंने आपके हाथों में दे दी। हर मंदिर, गांव के मंदिर में भी पुजारी को जिम्मेदारी सौंपता है समाज, उसके बाद भी चोरी हो जाती है। जो लेना देना है आपका ही है। चंपत जी उस भूमिका में थे और चंपत जी कौन है ये सबको पता है। अब मैं पब्लिक के जहन से और पब्लिक के एंगल से ये समझना चाहती हूँ कि क्या पब्लिक ने इसे ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि और मंदिरों में भी चोरी होती है या यहाँ से मूर्ति चोरी होकर विदेश जाती है, तो हम राम मंदिर के मुद्दे पे नहीं बात करेंगे। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ टिप्पणियों को मैं पढ़ रही थी जब, तो उसमें बहुत तल्ख लहजा था, जिसमें आम नागरिकों को कोट करते हुए ये कहा जा रहा था कि मतलब आम नागरिक इस पे व्यथित ना हो तो फिर तो मुद्दा समान है, टाइप ऑफ इसी तरीके की कुछ लाइन थी। अच्छी बात है। मेरा मानना है कि जो मेरी समझ कहती है, चंपत राय और गोपाल राव और जितने भी ये जितने लोग हैं, जो भी लोग हैं, अनिल मिश्रा एंड ऑल, ये भारत के मन में ना इंच में है ना फुट में है। पत्रकार इनको जानता भी है, बाकी कोई जानता भी नहीं देश में। आप क्या सोचते हो अनिल मिश्रा को जानता? अयोध्या के लोग नहीं जानते अनिल मिश्रा को, वो चंपत राय को भी नहीं जानते, वो रामलाला को जानते हैं। आप कहाँ चक्कर में पड़े हो कि नहीं? देखिए सर, मैंने पढ़ा था द बायर में, एक आर्टिकल आया था गोपाल राव पर। हु नोज गोपाल राव? कौन जानता गोपाल राव को? मतलब जो वोटर है उसको नहीं ताल्लुक है। अरे वोटर नहीं, भारत के नागरिक, वोट तो अभी बाद में पड़ेगा। हाँ। थोड़ा रुक तो जाओ। कुछ जानते ही नहीं। और नहीं तो अभी चलो बाहर निकलो, पूछ लेते हैं चल के किसी कस्बे में, आप जानते हो चंपत राय? वो कौन चंपत राय? कोई जानता नहीं। क्या है चंपत राय? काल के प्रभाव में जाने कितने चंपत राय आए, बह गए। Who knows? सिर्फ आदमी इतना जानता है जो मोटे तौर पर समझ मैं आपसे मतलब जो मैंने अनुभव किया भारत को समझने में, 6 बार पूरा देश मैंने पांव कवर किया है। 6 बार पूरा देश। जी हाँ, नागरकोइल तक जाके, जहाँ के पास समुद्र है, भारत की सीमा खत्म है, धरती वहां तक। इसलिए मुझे थोड़ा अंदाज रहता है कि किसी बड़े मुद्दे को पब्लिक कैसे परसीव कर रही है, नेता क्या कह रहे हैं, पत्रकार क्या कह रहे हैं, इस पे हम नहीं प्रणाम कर लेते, उनसे बहस में भी नहीं उलझता। क्योंकि सब पत्रकार बुद्धिजीवी हैं, सबके पास अपना अपना ज्ञान है, तर्क है, उनसे क्या बहस में उलझो। तो कड़वी बात कहूं, मेरी समझ ये कहती है कि लोग 2 ही बातें जानते हैं, 3 बातें। कि एक कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अयोध्या के विषय में हमेशा रोड़ा अटकाया, ये बात देश मानता है। वो मानता है कि ये टीले वाली मस्जिद तो जाते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं जाते हैं, ये आज तक नहीं जाते, कभी नहीं जाते। ये बाबर की मजार पर भी हुआ है 3 पीढ़ियां लगातार, लेकिन रामलला ये जानता है। जनता ये जानती है कि बाबा थे अयोध्या यूपी में, इसलिए बाबा ने व्यक्तिगत श्रम करके, पर्सनल पेन लेके अयोध्या को दिव्य भव्य और नव्य बना दिया। और अब स्थिति हो गई कि अयोध्या
हिंदुस्तान में सर्वाधिक राजस्व पैदा करने वाला इलाका हो गया। जहां हम जब 80 के दशक में अयोध्या कवर करने जाते थे 84, 85, 86 में, तो वहां मतलब धूल ही धूल थी, कुछ नहीं था। सर मैं तो 2019-20 का आज बता रही हूँ कि उस अयोध्या समय भी बहुत कुछ नहीं था। सबका भाग्य बदल गया, सबका। जो मूर्ख कुछ लोग ये कहते हैं कि मंदिर हो बनने से क्या हो जाएगा, उनको मैं मूर्ख जैसा कटु शब्द इस्तेमाल करता हूँ। मूर्ख है या धूर्त है, अभी आपको तय करना है कि आप उनको मूर्ख के पाले में रखेंगी या धूर्त के पाले में। जो लड्डू भी बना रहा है ना, उसकी भी आर्थिक स्थिति बदल गई मंदिर से। कहाँ है आप? अब दुनिया का कोई ऐसा बड़ा होटल चेन नहीं जो अयोध्या में जमीन लेके बनाना शुरू नहीं कर दिया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया, कुछ लोगों ने ये दावा किया, और खासकर विपक्षी पार्टियों ने ये दावा किया कि अयोध्या, वही जिसका हम जिक्र कर रहे थे, कि वहां से हारने के मायने ये भी है कि वहां आम लोगों की जमीनें ले ली गई, या सड़क निर्माण के नाम पे, या बहुत उसको अपग्रेड करने के नाम पे कुछ आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा। इसमें कोई सच्चाई है? मैं फिर वो धूर्त लोग हैं। अयोध्या में रोटी का संकट था, ठीक, क्योंकि मंदिर में तो पुलिस थी। हाँ। मंदिर किसी को आप जाने नहीं देंगे, इतना फोर्स है, ठीक। नहीं, पूरी अयोध्या नगरी में चप्पे चप्पे पे पुलिस। तो वहां कोई व्यापार नहीं, कोई कारोबार नहीं, न कोई दर्शक, न कोई आने जाने वाला। लोग भूख मर रहे थे, जमीन उपजाऊ नहीं। क्या साल भर की जमीन, एक कच्चा बीघा 8,000 रुपया में आदमी देने को तैयार हो जाता था। अब 3.5 लाख 4 लाख में नहीं दे रहा। आप कह रहे हो कि सबका नुकसान हो गया। सबके पास गाड़ी आ गई, घोड़ा आ गया, मोटरसाइकिल आ गई, बंदूक का लाइसेंस ले लिया, सब जो गए। और रामायण होटल से लेके और ताज तक जो खुल रहे हैं, वहां अयोध्या के बच्चे नौकरी कर रहे हैं, वहां जापान से थोड़े ना आ रहे हैं। और जो आप 30 रुपया लीटर, 30 रुपया किलो दही बेचते थे अपना, 40 रुपया अयोध्या में, वो मटकी में वो भी नहीं बिकता था, क्योंकि सबके पास गाय भैंस थी, कौन किसको खरीदे। हाँ। अब पता लगता है कि वो 100 किलो दही 50 रुपए के हिसाब से, 60 रुपए किलो के हिसाब से होटल में आप सुबह ही दे आए, जेब भर पैसा आ गया। किस उसमें है? इसका क्रेडिट किसको जाता है? जिन्होंने मंदिर बनाया। नहीं, वो अब दूसरी सवाल पे मैं आ रही हूँ, क्योंकि एक ऐसी भी चर्चा चलते रहती है, और हो सकता है कि बीजेपी के राजनीति को अलग तरीके से पब्लिक में दिखाने के लिए भी ये कोशिश होती होगी, विपक्षी पार्टियों या जो उस माइंडेड के पत्रकार हों या जो भी लोग हैं, उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि से, उनके चेहरे से, उनके व्यक्तित्व से, जिसपे हम पहले ही बहुत चर्चा कर चुके हैं कि वो क्या है बीजेपी के लिए या फिर संघ के लिए, उस चेहरे से नरेंद्र मोदी को या बीजेपी की टॉप लीडरशिप को, जिसमें 2 चेहरे प्रमुख हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनको थोड़ा सा खतरा है कि 2029 तक योगी आदित्यनाथ तैयार हो जाने वाले हैं। देखो भाई, एक बात बताएं आपको, मैं कोई बहुत बुद्धिजीवी नहीं, मैं तो अपने जीवन में अपने अनुभव से चीजों को सीखा पढ़ा है। मैं किताब पर कभी भरोसे नहीं करता, जो देखा वो अनुभव, सिर्फ वही सच है। ये जो आपने विषय कहा, ये मैं आपके पास ही छोड़ता हूं। अभी मैं इसके समानांतर एक बात, इससे बड़ी बात कहता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। फिर आप कभी ये प्रश्न कहीं किसी से भी नहीं करेंगे, समझ जाएंगे इसका अर्थ क्या है। 2013 में जब ये निर्णय हुआ संघ का कि भाई हमको नरेंद्र मोदी को आगे करना है, ठीक, उस वक्त अभी तो आपने 2 ही बताए यहाँ के 2 लोग को मोदी योगी जी के से सहमत नहीं है, ऐसा कुछ है। उस वक्त 90% लोग मोदी जी के खिलाफ थे, पार्टी टॉप लीडरशिप में। 2013 वाले सब खिलाफ थे। कोई मानने को तैयार नहीं था, बोले भाई इतना जूनियर कैसे हो सकते हैं। आडवाणी जी ने चिट्ठी लिख दी थी गुआकारी करने की। चाचा, आडवाणी जी छोड़ो, आडवाणी जी को सब जानते हैं। मैं आडवाणी के बाद और मोदी और आडवाणी के बीच की पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, उसमें 90% खिलाफ थे। अब मुझसे मत कहिए सर नाम गिना दीजिए, नहीं, वो गूगल आप करिए, वो गूगल आप करिए। नहीं, मैं सर समझ भी रही हूँ कि कौन लोग क्या 90%, वो 95 लोग कहते थे मेरे सामने कभी बैठा नहीं वो आदमी है, वो हमारा लीडर हो जाएगा। ये थॉट था। हाँ, हो गया, नरेंद्र मोदी को हो गया ना लीडर। और फिर ऐसा लीडर हुआ कि आप फोटो के फ्रेम में भी नहीं है।
इसलिए इन सब बातों में ना पड़ो, छोड़ दो, जाने दो। क्या कौन क्या कह रहा, क्योंकि पब्लिक की दिलचस्पी रहती है। मैं तो पता पब्लिक समझ गई, जो हाँ, मैंने कहा पब्लिक समझ गई। क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में मैं ये मैंने देखती जो हूँ कहा पब्लिक कि उसको जब योगी बहुत अच्छे आदित्यनाथ, से समझ गई। सर मैं क्लियरली हाँ, बोलती हूँ कि योगी आदित्यनाथ हाँ। और नरेंद्र मोदी या अमित शाह के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ भी ऐसी बातें हम उनके सामने लेकर जाते हैं तो पब्लिक की दिलचस्पी बढ़ जाती है कि क्या ऐसा सच में है, क्या ऐसा कुछ अब है वो क्या। तो खैर दिलचस्पी हाँ, का विषय अलग है, दिलचस्पी के हिसाब से तो हम क्या बोले। हाँ, मेरा सिर्फ मानना इतना है कि जो लोग घर के मुखिया होते हैं या उस भूमिका में होते हैं, वो व्यक्तिगत पसंद नापसंद से नहीं चलते, ठीक है, वो घर की बेहतरी के लिए फैसला करते हैं। फिर चाहे नरेंद्र मोदी को चुनना हो, चाहे नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी चुनना हो, इसी में सारा उत्तर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स क्या सोचेंगे और वाई क्या सोचेंगे। अगर यही निर्णय के लेने की प्रक्रिया होती तो मोदी जी का नाम आ ही नहीं सकता। 90% लोग उनके खिलाफ थे। हाँ, ये तो आपने बहुत सशक्त उदाहरण दिया। इससे इन बातों का कोई अर्थ नहीं। इससे बड़ा उदाहरण मेरे पास भी नहीं और था कि बड़े लोग जो बड़े मतलब जो उस स्तर पर जो फैसले में रहते हैं, हाँ, उन लोगों से कभी आप बात करो, मतलब हम लोग बात करते तो वो यही कहते हैं कि भाई अग्निहोत्री जी, हम व्यक्तियों के हित के लिए नहीं बैठे, हम संगठन के हित का विचार करते हैं। उसमें किसी का नुकसान हो, किसी के फायदे से क्या मतलब है हमको? इसको मैं इस तरीके से लेके चलूं कि हाइपोथेटिकल अगर हम ये सोच के भी चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कुछ क्षण के लिए हम मान लेते हैं कि योगी जी नहीं पसंद, लेकिन फिर भी अगर पार्टी की बात है और पार्टी को विस्तार देना या आगे भी बहुत मजबूती देने की बात है तो वो योगी को ही पसंद करेंगे। मैं इसको ऐसे कहता हूँ हाँ, कि 29 में अगर ये फीडबैक मिला उस समूह को, जो समूह निर्णायक समूह है संघ परिवार में, कि भाई भाजपा को दोबारा चौथी बार सत्ता में लाने के लिए है चेहरे में बदलाव करना है, मान लीजिए ऐसा है, तो 1 सेकंड लगेगा बदलाव हो जाएगा। उनको 14 में लगा तो बदलाव कर दिया। हाँ, हरवंश जी को बुला के दे कि भाई अब ये है। भागवत जी ने उनको बुलाया और मुलाकात करके कह दिया, और फिर साथ में कह दिया कि आप राजी रहे तो अच्छा और नाराजी रहे तो भी अच्छा, निर्णय यही होगा। क्या चाहे आप खुशी से एक्सेप्ट कीजिए या नाराज होके, बहू तो यही आएगी घर। आपको अच्छा लगे तो आप भी घर में रहो ना भैया, किराए का मकान ले लो, उतनी सी बात है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं जिसमें आप बहुत कोई सोचो कि कोई 007 टाइप का मामला ना। संगठन को सरवाइव करना है, व्यक्तियों को नहीं। मूल पंचलाइन आप समझ लीजिए, संगठन को सरवाइव करना है, व्यक्तियों को नहीं। सरकार आनी चाहिए, कौन मुखिया रहे इससे कोई फर्क नहीं, सरकार महत्वपूर्ण है। हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मिजाज को के लिए सरकार कुर्बान नहीं कर सकते, बात खत्म। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी 2 चेहरों को लेकर फंसे हुए नजर आते हैं कि अगर अमित शाह और योगी हो एक जगह पे तो ऑब्वियस मतलब कि वो अमित शाह की तरफ उनका झुकाव होगा, नेचुरल चॉइस अमित शाह। तो फिर वहां योगी जी, देखो भाई अब ये तो वो लोग जाने, अगर मैं 2029 के को लेकर पूछूं अगर यही सवाल, नहीं वो तो ज्यादा विद्वान लोग जान पाएंगे। हाँ। हम अब तो अपनी छोटी सी बुद्धि से एक बात जानते हैं कि राजनीति में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जननेता होते हैं जिनको देखकर जनता आपसे जुड़ती है, क्या, और एक व्यवस्थापक होते हैं जो मैनेजमेंट जानते हैं, चुनाव का, इसका उसका, हेलीकॉप्टर कितने हैं, कौन किसके हेलीकॉप्टर हैं, सिंघानिया ने भेज दिया कि नहीं भेज दिया, रुइया को बोलो 4 हेलीकॉप्टर भेजे और है, इस टाइप का, वहां से बोल दो पैकेट आ जाएगा, यहाँ से पैकेट, इस टाइप का, इस पार्टी के उस नेता से बात करो। मैनेजमेंट भी तो होता है चुनाव का बड़ा पार्ट। मैनेजमेंट में अच्छा काम करने वाले लोग जननेता नहीं होते, और इसीलिए जननेता मैनेजमेंट से ऊपर रखा जाता है। एक छोटा उदाहरण बताता हूँ, बाकी फिर आप अपने हिसाब से उसको ये भी क्या आपने गूढ़ बात ही बताई जिसको समझना है मोल्ड फोल्ड करिएगा। मैंने एक बार
अमर सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी में बड़ा संघर्ष चल रहा था। परिवार पूरा मुलायम सिंह जी का इस पक्ष में था कि अमर सिंह को पार्टी से हटा दीजिए। मुलायम सिंह जी भी? हाँ, नहीं, परिवार मुलायम सिंह Okay. को छोड़कर मुलायम सिंह Okay, पर okay. प्रेशर हाँ. डाला, तो इसका मतलब मुलायम सिंह हाँ 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 उसमें नहीं थे। मैं हाँ. तो प्रेशर क्यों डालता? हाँ हाँ. मैं मुलायम सिंह से मिला तो मैंने उनसे कहा कि आपको छोड़ देना चाहिए, अमर सिंह को हटा देना चाहिए। ऐसी समस्या कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो आप? तो मैंने उनसे, उन्होंने क्या कहा वो विषय यहाँ बताने का नहीं, ठीक है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि नेता जी आप अपने ड्राइवर पर हाथ रख दो ना, है तो वो 1 महीने में अमर सिंह हो जाएगा। किस गलतफहमी में है आप? आपने ये लाइन हाँ, कही थी? क्या? मैंने सिर्फ बोला अच्छा, मैंने सिर्फ ये मैसेज देना है कि मुलायम सिंह से मिलना है तो इसी के थ्रू मिलेंगे। क्या? तो पूरा देश उसका नंबर ले लेगा आपके ड्राइवर का, और हाईलाइट हो जाएगा वो व्यक्ति। अरे भाई राजा हो जाएगा। और मैंने कहा 100 अमर सिंह मिलके, एक नहीं 100 अमर सिंह मिलके एक मुलायम सिंह पैदा नहीं कर सकते। समझ गए आप? बहुत बड़ी बात है। 100 अमर सिंह मिलके एक मुलायम सिंह पैदा नहीं कर सकते। वो जहाज का मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो जयप्रदा का मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो होटल का, वो दावोस का मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो चटवाल जो कढ़ी वाला है, अचार किंग क्या है, उसको बुला सकते हैं मुलायम सिंह के सिपाही। वो क्लिंटन से मुलायम सिंह की मुलाकात करा सकते हैं, साइना नेहवाल से मुलायम सिंह को हेलो करा सकते हैं, लेकिन वो मुलायम सिंह नहीं हो सकते। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ हाँ हाँ। मुलायम सिंह होने के लिए जन नेता होना चाहिए, और जन नेता के पैमाने पे योगी जी, और जन नेताओं के पास काम करने के लिए तमाम मैनेजर आ जाते हैं। वो कोई तगड़ा इशू, मैनेजर्स तो उपलब्ध रहते हैं। क्योंकि इस सवाल पे मेरा इतना फोकस इसलिए भी था क्योंकि हम कल्याण सिंह के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक बार उनकी भी नाराजगी हुई थी, और वो भी ग्राउंडेड नेता, जनाधार वाले नेता, और ओबीसी के लिहाज से सबसे बड़े नेता बीजेपी के अभी तक, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो। उस नेता का भी एक बार मोहभंग हुआ, उसने भी पार्टी को छोड़ा, अलग खेमे के साथ गठबंधन किया। तो क्या ये कुछ इन फ्यूचर कुछ इन सारी चीजों की कोई गुंजाइश दूर दूर तक? कोई गुंजाइश नहीं, कतई गुंजाइश नहीं। एक चीज, दूसरी चीज, कल्याण सिंह का विषय जब हुआ और जब ये साबित हो गया कि कल्याण सिंह भले ही उनका बहुत सब कुछ डूब जाए, लेकिन वो भाजपा को उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देंगे, इतनी शक्ति उनके पास है। जब ये चीज फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया विद इन द संघ परिवार, तो संघ परिवार ने अटल जी से कहा, तमाम नाराजगियों के बाद भी, अटल जी की तमाम नाराजगियां थी कल्याण सिंह से, क्योंकि पर्सनल हो गया था, तब भी संघ ने कहा कि नहीं, आपको अपने पर्सनल वेंडेटा को विड्रॉ करना होगा, कल्याण सिंह पार्टी ज्वाइन करेंगे, आप साथ रहेंगे तो भी और नहीं रहेंगे तो भी। तो अटल जी ने कहा मुझे क्या है, मैं साथ ही रहूंगा। समझदार आदमी थे कि जब ज्वाइन कर ले और ये मैसेज जाए कि अटल जी की इच्छा के बिना ज्वाइन कर लिया, तो अटल जी की बदनामी, समझ रही ना? तो प्रमोद महाजन लेके गए कल्याण सिंह को अटल जी के घर। अटल जी पोर्टिको में निकल कर आए, ऐसे करके कल्याण सिंह गए और उनके ऐसे समा गए यहाँ। 2 पीठ पर कल्याण सिंह के लड्डू लाओ भाई, बुके दिया कल्याण सिंह ने। लेकिन अगर सुनिए, तो उल्टा बुके दे दिया। तो बाद में हमसे मिले कल्याण सिंह, मैंने कहा आप उल्टा बुके दे दिए। अरे बोले अग्निहोत्री जी इतना बड़ा नेता, बोले तो होशी हम, मतलब हमने उनके लिए क्या क्या कहा जब उन्होंने पार्टी छोड़ा है। तो बोले तो भाई बस किसी तरीके से दे दिए बुके। बोले उल्टा सीधा क्या बताना, आप समझ रहे हैं? इसमें 2 बातें बता रहा हूं कि व्यक्ति समझदार होता तो अटल बिहारी जैसे ही फैसला करता है, जब इसको आना ही है तो ये हो जाए कि मैं लाया, खुश होके मैं लाया, नहीं मैं ही लाया। हाँ। जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जब लड़का, आपके बच्चे हैं? नहीं बेटा, अगर बच्चे होंगे जब, तो जब पता लगता है, उन माओं की बात कर रहा हूँ जिनके पुत्र हैं मान लीजिए विवाह योग्य हैं, तो समझदार और नासमझ माँ में क्या अंतर है, उसी से सवाल का जवाब मिल जाएगा। लड़के ने कहा कि अम्मा ये लड़की है, इसी शादी करूंगा नहीं तो जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, और ज्यादा संकट करोगे तो जहर खा के जान दे दूंगा, लेकिन शादी इसी से करूंगा, इसी से करूंगा। हाँ।
समझदार अम्मा नाते रिश्तेदारी में सब में ये प्रचारित कर देती कि मैंने गुड्डू के लिए लड़की ढूंढ ली। बोलो गुड्डू, अरे बोलो गुड्डू क्या कहेगा, वो तो कह रहा अम्मा तुम्हारी मर्जी में हमारी मर्जी। उस लड़की को मैंने पसंद किया है। हाँ, मैं ही लाई। गुड्डू ने कहा तुम्हारी मर्जी में तुम्हारा हमारी मर्जी अम्मा, अब तुम्हारे उस पर थोड़े ना हम कुछ बोल सकते हैं। पूरी रिश्तेदारी में माँ का मान बढ़ गया। हाँ। क्योंकि समझदार माँ है। और मूर्ख माँ ने सब जगह फोन किया, बुआ मौसी सबको, बोले गुड्डू बर्बाद किए, सब पूरा मान ही नहीं रहे, कर जहर खा लेंगे क्या। और लड़की आ गई तो हर आदमी कहेगा अम्मा तुम्हारी तो बड़ी बुरी गत हो गई क्या, तो ये बहुरिया कैसे झेलोगी है, ये भी जानती कि तुम इसके खिलाफ थी। तो अच्छा कौन है जिसने खुद ही प्रचारित किया कि हमारी पसंद है? अटल जी। अटल जी भी, इसीलिए वो बड़े नेता कहलाते हैं लोग। लेकिन अटल जी सॉफ्ट मिजाज के थे पॉलिटिशियन, ये आप भी मानते होंगे। अगर मैं नरेंद्र मोदी को देखूं तो मुझे लगता है कि कई मामलों में वो अग्रेसिव हो सकते हैं, शायद वो जिद कर सकते हैं। ये अलग बात है कि अगर संघ का दखल हो या संघ का उस तरीके से प्रेशर हो तो शायद वो भी स्वीकार करें या एक्सेप्ट करें। बड़े पदों पर कोई जिद विद नहीं चलती, सब चक्कर में पड़ी। अडवाणी जी तो अटल जी नहीं थे, उनको भी मानना पड़ा। हाँ, फिर वो तो हार्ड लाइनर थे। फिर कोई लाइनर हार्ड सॉफ्ट कुछ नहीं भाई, करना है तो करना। टीवी में आप लोग जो नौकरी हम लोग करी या किए, उसमें हार्ड लाइनर सॉफ्ट लाइनर क्या होता है? मैनेजमेंट ने कहा कि एचआर से मिलिए तो मिलिए, हाँ बिल्कुल, या तो जो कहा वो करिए, नहीं तो एचआर से मिलिए। हाँ 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 हाँ, तीसरा कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। बल्लाज मधोक के लिए भी नहीं था। हाँ, इनके लिए बल्लाज मधोक छोटे नेता थे नहीं, बहुत बड़े नेता थे। बाद में डीटीसी में डंडा पकड़ के चलते थे दिल्ली में, यह हालत उनकी हो गई थी। आप समझ रहे हैं ना? हाँ। मैंने देखा उनको। इसलिए राजनीति में समझदार लोग वही होते हैं जो वक्त का परिवर्तन भांप लेते हैं। मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण को अब दर्शक बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि क्या होने जा रहा है 29 में भी और 27 में भी। अब मैं कुछ और बड़े चेहरों को लेकर मैं बात करती हूँ। अब एक मायावती को लेकर मैं, क्योंकि मायावती पे ये आरोप लगता है, विपक्षी खेमा ये कहता है, या अखिलेश यादव, मैं नाम लेकर ही बोलती हूँ, कि वो बीजेपी की बी टीम है। आपके हिसाब से क्या मायावती प्रासंगिक है कास्टिज्म के लिहाज से, यूपी की पॉलिटिक्स के लिहाज से, या बीजेपी की बी टीम के ही लिहाज से, किसी भी एंगल से? नहीं, वो बी टीम का मसला नहीं है। मायावती उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हमेशा है। वो जीत नहीं पाया लगे, लेकिन वो उससे नीचे के लिए तो किसी में है ही नहीं। आप क्या कोई सोच सकता है स्वप्न में भी कि मायावती जी को मंत्री बना देंगे? ऐसे तो नहीं, किसी पार्टी में नहीं संभव ही नहीं। तो गठबंधन करके, और अखिलेश जी भी नहीं मानेंगे उस मुख्यमंत्री से नीचे। तो फिर स्वाभाविक है वो उनकी टीम कैसे हो जाएंगी, या वो उनकी टीम कैसे हो जाएंगे? आप समझ रहे हैं? इसलिए मायावती अभी लंबे अरसे तक प्रासंगिक रहेंगी। और विधानसभा का दायरा छोटा होता है, उसका केक साइज छोटा होता है विधानसभा का। उसमें मायावती के कैंडिडेट को अगर 10,000 20,000 वोट भी मिल जाए तो वो जीत हार को प्रभावित कर देगा। इसलिए मायावती का रिलेवेंस तो रहेगा। और अगर ठीक ठाक उन्होंने तो खुद के लिए या बीजेपी को पुश करने के लिए जो आरोप लगते रहता है उनपे, आरोप तो देखिए बहुत कुछ लग सकता है। कहा जाता है कि चेहरे का चुनाव तक वो बीजेपी के मूड के हिसाब से या कास्टिज्म के एंगल से उस पैमाने में फिट रहते हुए चेहरों को डालती हैं। नहीं तो अपनी ही राजनीतिक जरूरतों और संदर्भों के साथ आदमी फैसला करेगा। अखिलेश जी की जरूरत के हिसाब से तो मायावती फैसला नहीं करेंगी। नहीं, उनको मूल रूप से ये करना है कि अखिलेश क्षेत्रीय पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा तो मायावती की ज्यादा अपमानजनक स्थिति है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे आप किसी चैनल में काम कर रही हैं और आपसे छोटी एंकर भी है, जूनियर, अचानक से उसको एंकर का हेड बनने की बात है, तो आप बाहर से किसी को लाके इंट्रोड्यूस करा दोगी बॉस को कि यू सबसे अच्छा था। आप कहोगे ना ये काला चोर बन जाए, लेकिन ये नहीं बनेगा। बीजेपी से उनका कोई कंपटीशन नहीं, नेशनल पार्टी, बड़ी पार्टी। लेकिन वो अखिलेश यादव को स्वीकार कैसे कर ले कि ऐसा रास्ता दे दूं जिससे अखिलेश जी बन जाए? तो फिर तो सर बात घूम के वहीं आ गई ना कि अगर अखिलेश को रोकना है तो या तो मैं खुद जीत जाऊं, और नहीं तो जो जीत जा रहा है मैं उसे सपोर्ट कर दूं। नहीं, उसे सब ना, मैं यहाँ सहमत नहीं। मैं चुनाव लड़ूंगी, मैं इस पहलू को समझ रही हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगी
ठीक है ना। हाँ। मेरे चुनाव लड़ने से अखिलेश यादव कमजोर हो ये सुनिश्चित करूंगी। बाय डिफॉल्ट कौन मजबूत होता है वो जाने। ओके, मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हाँ, लड़ूंगी। मैं अपने हिसाब से चाहे वो जो हो, मुझे दलित खड़ा करना है या पंडित खड़ा करना है ये मैं तय करूंगी, या मुसलमान खड़ा कर, जो भी खड़ा हाँ जो करना, करना है मैं करूँ। चाहे इससे अखिलेश को कितना भी नुकसान हो, कितना भी कुछ हो। मैं वो अखिलेश यादव की राजनीति चले इसके लिए राजनीति में नहीं आई जवाबदेही है भी ना, नहीं है उनकी, जवाबदेही भी इसलिए नहीं वो थोड़ी राजनीति करने आई। हाँ हाँ हाँ। और मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ की काम करने वाली मेरे साथ की कलीग एंकर के हेड ना बने, वो रोस्टर ना बनाए। आपका मूल मंत्र ये रहेगा कि ये ना मेरी जूनियर ना बने, बाकी कहीं से आ जाए, निहाय चिरकुट आ जाए, हाँ लेकिन उसको भर्ती करा दो। मेरा फोकस बस इस पे है। खत्म हो गया। ओके, तो उतना तो आप भी करेंगी कि किसी आदमी को बोलेंगे यार तुम हम अप्लाई कर दो, मैं पुश कर दूंगी, क्या आ जाओ हमारे यहाँ जगह, आओ मैं तुम्हारी ब्रांडिंग करती हूँ। उतना तो करेगा ना आदमी। तो इसको मायावती अगर कर भी नहीं तो इसमें क्या गुनाह है। उतना तो सबको समझ है, और अपने इंटरेस्ट के लिए उतना तो आदमी। एक और चेहरा है ओवैसी जी, ताल्लुक तो भले हैदराबाद से है लेकिन बिहार के 2 चुनाव में उन्होंने कम सीटें ही जीती, लेकिन उससे विपक्षी खेमा को, यानी वहां की जो विपक्षी पार्टी आरजेडी, लालू प्रसाद की पार्टी, उनको नुकसान पहुंचा। इसी दिमाग के साथ, इसी थॉट के साथ वो बंगाल भी पहुंचे। हालांकि बंगाल में उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया और जो प्रकरण हुआ उसमें उन्होंने उस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा भी नहीं। अब मैं यूपी में आती हूँ कि यूपी में वो क्या करने वाले हैं, क्या उनका कोई इफेक्ट होगा? अगर वो अखिलेश यादव के साथ जाते हैं तो कोई असर होगा, या इंडिविजुअल लड़ते हैं तो यूपी का वो मुस्लिम बहुल इलाका, यूपी का कोई ऐसा जोन जहां से वो सीटें निकाल सकते हैं, कुछ इस बात की गुंजाइश बनती है यूपी में वो वैसी के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि सीटें निकाल सकने में तो अभी दिक्कत होगी। ओके, बट अगर अलायंस नहीं हुआ, हाँ, और अगर मान लीजिए चंद्रशेखर के साथ अलायंस हो गया ओवैसी का, तो सीटें भी निकाल लेंगे ओवैसी, फिर करीब 5-7 सीट निकाल लेंगे। और चंद्रशेखर के साथ या उधर अखिलेश यादव के साथ? चंद्रशेखर साथ, क्योंकि बातचीत उधर भी चलती है। वो छोड़ दीजिए, वो सिर्फ चलाने के लिए बातचीत। ओवैसी और अखिलेश की कभी अलायंस नहीं हो सकता, लिख लीजिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए वो विषय खत्म हो गया। कौन क्या कह रहा छोड़ दीजिए, उसमें समय खराब होगा। ओवैसी चंद्रशेखर रावण के साथ अगर अलायंस कर लेते हैं तो 5 सीट करीब जीत सकते हैं, ऐसा मेरी समझ कहती। लेकिन अगर वो अपने आप भी लड़ेंगे, फ्री स्टाइल भी लड़ेंगे, तो भी वो उन 100 सीटों पर फोकस करेंगे जो जहां मुस्लिम डोमिनेंस है, और वहां वो कम से कम 20-25-30 सीटें समाजवादी पार्टी की के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। वहां मतलब सपा 20 से 30 सीटें हरवा देंगे उतनी। ओवैसी 20 से 30 सीटें हरवा सकते हैं अखिलेश यादव को। जी, और चंद्रशेखर आजाद को बहुत फायदा हो जाएगा ओवैसी अगर जुड़ जाते हैं तो। हाँ, दोनों को फायदा हो जाएगा, चंद्रशेखर को भी उसको भी, क्योंकि चंद्रशेखर अकेले ये भी कुछ नहीं कर सकते, और वो भी नहीं कर सकते। जुड़ जाएंगे ये तो 10,000 वोट उनका, 20,000 उनका। जो कास्टिज्म के एंगल से जो 2-4 नेता हैं, ओपी राजभर और इस तरीके के, इन सारे नेताओं का कोई प्रभाव है? प्रभाव है ना, विधानसभा जोन वाइज, छोटा, मतलब जैसे पूर्वांचल और ये विधानसभा में छोटी मतदाता समूह है, तो वहां तो 5,000 वोट भी जीत हार तय कर देता है। तो हमको दिल्ली में बैठ के भले ये लोग छोटे लगते हो या किसी लायक ना लगते हो, लेकिन अपने अपने मोहल्लों में तो कलाकार ही, तो या कास्ट के एंगल से उतना तो असर रखते हैं। सर, यूपी जैसे प्रदेश को 1 घंटे में समेटना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी मेरी कोशिश है कि अब चलते चलते कुछ रैपिड फायर, और उसमें अगर कुछ आपको अलग पॉइंट लगे तो आप उसको विस्तार देके मेंशन भी कर दीजिएगा। मैं छोटे छोटे कुछ सवाल पूछ रही हूँ। 2027 में बीजेपी जीतेगी या फिर फंसेगी? मुझे लगता है कि बीजेपी सारी पार्टियों से आगे रहेगी, सभी पार्टियों से, मैं बड़ी पार्टी रहेगी। हाँ, सरकार सबसे बड़ी पार्टी, हाँ, सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और जीतेगी। चाहे जितना इफ एंड बट अभी चल रहा हो, लेकिन बीजेपी जीतेगी। इसको मैं कोट करूंगी। हाँ, ठीक है। योगी बीजेपी का भविष्य या यूपी तक ही सीमित चेहरा है? अब इस पे तो ज्योतिषी बताएंगे क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व मंडल है, उसमें योगी सबसे चमकदार चेहरों में से एक है। नॉर्थ साउथ जहां भी हो, सबसे चमकदार। पूरे देश में मोदी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा डिमांड है, अपील है, तो वन एंड ओनली योगी, बाकी कोई नहीं। हेमंता वगैरह कोई, हेमंता को उत्तर प्रदेश में कहाँ कोई बुला रहा है? बिहार का आदमी उनको नहीं बुला रहा। पार्टी दौरा लगाना अलग बात है, आप समझ नहीं पाए।
लेकिन त्रिपुरा का भी एमएलए कहता कि बाबा की सभा लगवा दो। योगी जी की सभा हाँ, चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, हाँ। इसलिए बहुत अंतर है हेमंता और ये कुछ मतलब नहीं एक हेमंता सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने ऑन नहीं, अब senior पॉडकास्ट का में ही वो कहा उस कि बहस नहीं, में मैं हेमंता क्या को भी मानूं? समानांतर खड़ा किया जा अब रहा है। ठीक है, उसमें आप मुझसे अपमानजनक टिप्पणी उनके लिए क्यों कराए? नहीं, नहीं, मैंने सीनियर नाम इसीलिए कोट नहीं किया, छोड़ नाम दीजिए, नहीं कोट उनकी किया। सबकी अपनी अपनी ठीक बुद्धि है, है। मोदी के बाद योगी हम्म, या फिर कोई और, इस पे तो एक्चुअली हम बात कर ही चुके कर ही हैं। चुके हाँ। बात। पीडीए स्थायी फॉर्मूला है या 2024 का सिर्फ ट्रेंड है जिसपे हम नहीं, मैं पीडीए को कुछ एक मानते बहुत नहीं। महत्वपूर्ण मानते हैं, वो एक अच्छी तुकबंदी है। ठीक है। हाँ, अंग्रेजी में है तो और भी अच्छी है। हाँ। हाँ, nothing else। हिंदुत्व या फिर रोजगार यूपी में 2027 को लेकर। हिंदुत्व भी रोजगार का ही का माध्यम है, उत्तर प्रदेश ने सिद्ध कर दिया। ओके। जी हाँ, अयोध्या में हाँ। अयोध्या, मथुरा और काशी में जितने लोग गए हम्म। वो उतने पूरे हिंदुस्तान में नहीं आए अकेले। सर, मेरा ताल्लुक बिहार से है ठीक है और ना? बिहार में भी आपको पता होगा कि बहुत सारे धर्मों के लोग वहां पहुंचते हैं, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के लोग तो दूसरे दूसरे देशों से भी। मैं यूपी को एक लाइन मेंशन करती हूँ कि यूपी में धर्म मतलब धंधा नहीं कहूंगी, लेकिन रोजगार का भी एक जरिया है, या इसको बिजनेस मॉडल के तौर पे आगे बढ़ाया गया। क्या मैं सही बिजनेस हूँ? मॉडल नहीं, इसमें मैं आखिरी टिप्पणी करूंगा। जैसे कुंभ मेला और ये सब को लेकर मेरे इस शो में एक आखिरी टिप्पणी इसी विषय पर करूंगा बस। एक व्यक्ति घर से घर तक, विपन्न व्यक्ति, संपन्न की बात नहीं कर रहा, बहुत दुखी व्यक्ति, बहुत मतलब आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर व्यक्ति, हाँ। वो भी 3,000 रुपया खर्च करता है। ठीक, काशी, मथुरा और अयोध्या मिलाकर उत्तर प्रदेश में, सिर्फ बिहार से तो कोई तुलना नहीं हो सकती। बौद्ध से लेके सब आए, सब भी जोड़ लीजिए तो भी अकेले मथुरा, अरे सब गोविंद सिंह सब जोड़ लो यार, फिर भी आप मथुरा के बराबर नहीं हो। कहाँ है आप? मेरे अंदर ये थॉट रहा कि वहाँ बिजनेस नहीं, गलत थॉट इस तरीके से गलत थॉट है। मथुरा में अकेले 8 करोड़ आदमी आया था एक साल। सीता जी की जन्मस्थली बिहार में। अब क्या चाहते, सारी मुझे पता है। मैं बिहार की सारी धार्मिक स्थल गिना सकता हूँ बिना गूगल देखे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ उसको समझिए, बिहार के सारे टोटल जोड़ लीजिए तो वो 8 करोड़ नहीं है जितने अकेले मथुरा में आए। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि मथुरा, काशी, अयोध्या सब प्रचारित किया जाता है, वहां उस तरीके से नहीं माहौल है, ये मेरा कहना है। प्रचारित किया नहीं, हाँ। भाई कोई किसी को लड्डू थोड़ी नहीं भेज रहा है, ना पीले चावल भेज रहा है। ये जनता पूरे भारत भर से आ रही है। आप क्या सोच रहे हैं इसके लिए कोई एजेंट छोड़े गए कि चलो अयोध्या जी दर्शन? नहीं, कहाँ, किसने आपको बता दिया? हाँ? और इसने उत्तर भारत के आर्थिक तंत्र को ही बदल दिया इन 3 जगहों ने। कहाँ हैं आप? तभी उसी बिजनेस मॉडल को देख के मेरा ध्यान गया कि क्या बिहार में ये संभव, इसकी गुंजाइश है, इसलिए मैं ये फोकस कर रही हूं। विषय अलग का है। एक दौर था जब मंदिरों के मामले में दक्षिण भारत ही लीड करता था। अब वो वहां के मंदिर भी फुटफॉल में खत्म हो गए उसके मुकाबले। और ताजमहल तो किसी कोने में चुपचाप सुबक रहा है पड़ा। अब उसका भी क्रेज उसकी तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसा लैंडलाइन फोन की स्थिति हो गई इस वक्त। मैं मान सकती हूँ इस बात को कि हाँ भी ऐसा ही है। जितना वहां एक दिन में आदमी आता है उतना साल भर में ताजमहल में आ रहा है। कहाँ है ताजमहल? गोवा कहाँ है? खत्म हो गया। हाँ। अब समझिए, ये भारत के नए सांस्कृतिक केंद्र, भारत की अर्थसत्ता के केंद्र भी बनेंगे, ये जान लीजिए। ठीक है। बुलडोजर ब्रांड या बोझ? नहीं, ब्रांड और बोझ का मतलब नहीं है। इसमें बुलडोजर लोगों को ये लगता है कि अपराध का तत्काल प्रतिकार का माध्यम है। अपराध हुआ, हाँ, फिर मतलब जो अपराधी है वो मस्त घूम रहा पान खा के है और कहीं कुछ नहीं हो रहा है, उसका वैसे ही सब जलवा जलाल चल रहा है, वो धारणा टूटी। लेकिन उसमें एक आरोप ये लग जाता है कि आप कास्ट देख के, टाइटल देख के ऐसा। अब इस पर किसी दिन पूरी बहस करेंगे। एक लाइन के बता देते हैं। हाँ। जब भी आपका भी घर पे भी अगर बुलडोजर चलेगा तो उस पर कोर्ट का आदेश चाहिए होगा, ये समझ लीजिए। ये कोई जो लोग हैं वो फर्जी हैं, वो बड़े पत्रकार हो, छोटे पत्रकार हो, इस पार्टी को उस पार्टी को, सारे फर्जी बोल रहे हैं। हाँ। बिना जुडिशियल सैंक्शन के बुलडोजर नहीं चलता, एक। और बुलडोजर अगर चल भी जाए आपके पास, जुडिशियल सैंक्शन के बाद भी चल जाए, तो भी आपके पास हाई कोर्ट जाने का अधिकार रहता है। ठीक है। एनकाउंटर जरूरत है या पॉलिटिकल नैरेटिव है बस? नहीं, मुझे लगता है एनकाउंटर तो जरूरत है, एनकाउंटर तो होना ही चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर करने के लिए एनकाउंटर नहीं होता। एनकाउंटर तब होता है कि जब आप पुलिस से, जो लोग एंटी एनकाउंटर थीसिस लेके घूमते हैं वो ये चाहते हैं कि पुलिस
पर गोली खा ले। गोली खाए हाँ और प्राण दे दे, हाँ। लेकिन अपराधी को न पकड़े। अच्छा, यहाँ भी सेम रिपीट होता है कि कास्ट और नहीं, ये जानकारी देख के। गलत है। जिसने भी आपको ये रिसर्च करके दी उसने नहीं सर, रिसर्च नहीं, ये रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस है। ये तो मैं नहीं, दूसरी बात बोल रही वो हूँ कि भी यहाँ भी लोग ऐसे ही आरोप लगाते नहीं, हैं। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो नासमझ है या धूर्त है। उत्तर प्रदेश सरकार में जितने एनकाउंटर हुए योगी के कार्यकाल में, उसमें जिन जातियों के एनकाउंटर ज्यादा हो रहे हैं ऐसा कहा जाता है, उसके उलट आंकड़े हैं। ब्राह्मण और ठाकुरों के एनकाउंटर सबसे ज्यादा है। कहा जाता है ठाकुरों की तो सरकार है, फिर ठाकुर क्यों मारे गए? ये हिंदुओं से मुसलमानों से कहीं ज्यादा हिंदू मारे गए। सरकार तो फिर तो उसमें बाबा की है। उसमें दावा किया जाएगा कि यादव मारे गए, ये बोला जाएगा। मैंने बता दी, यादव हाँ। नहीं, ब्राह्मण और ठाकुर ज्यादा मारे गए। बताया तो आपको, यादव नहीं मारे गए ज्यादा। इसलिए ये सब चूंकि ये दुष्प्रचार इसलिए लोग कर लेते, वो जानते हैं इनके सरकारी आंकड़े तो आ नहीं सकते, सरकार तो आंकड़े जारी करती नहीं इनके, तो बोले बता दो झूठ मूठ के सारे यादव मारे जा रहे हैं, सारे मुसलमान मारे जा रहे हैं। और हर एनकाउंटर, फिर समझ लीजिए वंस फॉर ऑल, हर एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू में जाता है। हर एनकाउंटर, ईच एंड एवरी एनकाउंटर। पेपर लीक सरकार की विफलता या सिस्टम की बीमारी? ये तो क्रॉनिक डिजीज है भैया, सभी इसमें सब शामिल है, सरकार, सिस्टम, समाज, सब। वो माता पिता भी शामिल हैं जो अपने बच्चे के लिए 5 लाख 10 लाख में पेपर खरीदते हैं। सबसे बड़े दोषी पहले वो हैं, बाकी सब मेरा भी थॉट वो है कि 10 लाख में पर्चा खरीदना बंद कर दे, कोई पर्चा आउट नहीं करेगा। यूपी का युवा नाराज या अभी भी बीजेपी के साथ है? अगर मैं इसको जेनजी शब्द दे दूं तो? नहीं, जेन जी, जेन अल्फा, युवा सब मेरे लिए कि मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि कई बार एक कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि हमें उससे ही इतनी अपेक्षा होती है, हम जानते हैं जो कुछ करेगा यही करेगा, इसलिए हम उस पर दबाव बनाते हैं। बाकी को हम कहते हैं ये तो साले किसी लायक ही नहीं, क्या करेंगे, वैसे भी स्थिति होती है, ठीक है ना। इसलिए हमको उसी से उम्मीद होती है जो परफॉर्मर है, नाराजगी भी परफॉर्मर है, इसलिए नाराजगी है। जब लचड़ों से क्या नाई की नाराजगी, पता लिचड़ा यार तो कुछ करेगा ही नहीं। हाँ, तो हमने आपको वोट दिया, मतलब हमने आप पे यकीन किया। वो लोग जिनके कार्यकाल में सपुस्तक परीक्षा आ गई उत्तर प्रदेश में कि भाई परीक्षा में अपनी किताब अपने घर से ले जाओ और वहीं छाप दो, कानूनी तौर पर आ गई थी। आपको स्मरण नहीं होगा, कानून मतलब लिखत पढ़त में गजट से आई थी क्या, ऐसा ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड, जब मैं कह रहा गजट से आई, कानून से, तो इसको सपुस्तक परीक्षा प्रणाली उसका नाम दिया गया था कि किताब अपने घर से ले जाओ और आनंद से छापो, वहीं बीड़ी पीते रहो, चाय पीते रहो, किताब पास हो जाओ। तो तब ये कहा गया था कि नकल तो अधिकार है बच्चों का, तो अब कम से कम उनके साथ तो फिर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा जैन जी का। तो मतलब लोग नाराज थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत नाराज है कि सरकार गिर जाए और सरकार पे असर हो जाए। नाराजगी, मैंने बताया, नाराजगी 2 तरह की होती है। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, ये भी एक नाराजगी है, ये भी नाराजगी। और एक नाराजगी नहीं, इनको हटाओ चाहे कोई आए, वो भी नाराजगी, जिसपे हम बहुत बात कर चुके हैं। इसलिए ये वैसी है नाराजगी कि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, और आप नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं होगा। बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है जो मेरे से छूट भी गया था, ब्राह्मण वोट बीजेपी के साथ है या खिसक रहा है? अगर इसको थोड़ा अच्छे से अगर आप डिफाइन करें। अब अच्छे का समझ में, हाँ ठीक है, मतलब जितना मुझे लग रहा है कि ब्राह्मण वोट अभी बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी से और बेहतर ऑप्शन किसी पार्टी में उसके पास नहीं, किसी पार्टी में। कांग्रेस को वो लोग जानते हैं, ब्राह्मण जानते हैं कि उनकी सरकार में क्या कैसे हुआ क्या। तो ब्राह्मण रहेगा बीजेपी के साथ, मतलब वही रूठ के रहे, मान के रहे, जैसे रहे, लेकिन वो रहेगा। वो नाराजगी अपनी दिखा रहा है कि तुम ही हो मेरे, तुम ही से उम्मीद है। 100% सेटिस्फेक्शन तो कभी नहीं होता। हाँ। पति पत्नी के बीच में नहीं होता। ये तो वोट है। हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन मोर और लेस जो समझदार कम्युनिटी है वो देखती है कि अच्छा इनको हरा के उनको अगर ले आए तो क्या होगा, तो कहते रहे ना भैया फिर तो कुछ नहीं होगा। ये समस्या। मायावती खत्म होती ताकत है या कमबैक कभी बाकी है, गुंजाइश है कोई? नहीं, मायावती जी इरिलेवेंट नहीं है, मैं यही कहूँगा। कमबैक हो या ना हो, इरिलेवेंट नहीं है ना। अखिलेश 2027 की सबसे बड़ी चुनौती? हाँ ऑब्वियस है, लड़ाई तो अखिलेश यादव से ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी जाति, रोजगार या एंटी इनकम्बेंसी 2027 के लिए?
नहीं, मैं मानता हूँ रोजगार तो ऐसी चीज है जो हर सरकार में, हर राज्य में, हर जगह हमेशा ये मुद्दा है, मुद्दा है, रहा है। हाँ। कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं, हर समय रहा है कि नेहरू जी से लेकर हाँ। आज तक हमेशा रहा है। ये मुद्दा रोजगार का और कभी खत्म भी नहीं होगा, कभी नहीं ऐसा होगा। लगता है। योगी की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं 10 साल ऐड भी कर दूं कि 10 साल में अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी उपलब्धि कानून का राज और अपराधियों का दलन। ठीक। और योगी की सबसे बड़ी कमजोरी? मुझे लगता है कि अगर 38 साल का रिकॉर्ड तोड़कर वो उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार लेकर आए, जो मुलायम सिंह नहीं कर पाए, जो कल्याण सिंह नहीं कर पाए, जो राजनाथ सिंह नहीं कर पाए, नारायण दत्त नहीं कर पाए, देश के बड़े नेता बीपी सिंह नहीं कर पाए, चरण सिंह नहीं कर पाए, छोटे नेता थोड़े नहीं उत्तर प्रदेश में, ये सब वो काम योगी ने किया। तो फिर मतलब अगर कमजोरियां ज्यादा होती तो नहीं हो पाता ना। योगी की सबसे बड़ी ताकत चेहरा या फिर संगठन? चेहरा। उनका खुद का व्यक्तित्व, उनका चेहरा। यूपी की राजनीति जाति से चलेगी या फिर धर्म से, अगर मैं 2027 कोट कर दूं इसके साथ साथ? तो धर्म बड़ा अम्ब्रेला है, तंबू है, उसके नीचे जाति चेतनाएं विश्राम करती है, बस ऐसे समझ। ओके। माफिया पर कार्रवाई सफलता या कंट्रोवर्सी? अतीक अहमद, मुख्तार। सफलता है, वो सफलता है, कानून व्यवस्था उसी से स्थापित हुई, उसी से स्थापित हुई। 2027 में सत्ता परिवर्तन संभावना या विपक्ष बस ख्वाब देख रहा है? अब ये ज्योतिष का प्रश्न है। वो रिपीट लाइन है एक शब्द में, 2027 में यूपी किसका? जनता का। आखिरी सवाल यहां से बैठ के, क्योंकि हमने यूपी के तमाम उन मसलों पे बातचीत की है जो गूढ़ विषय था, जिसपे मेरी अपनी भी जो राजनीतिक समझ है वो थोड़ी और बढ़ी यूपी को लेकर, क्योंकि आपने बहुत अंदर खाने की बातें बताई और सबके गवाह रहे हैं आप, इसलिए मुझे लगता है मेरे दर्शक उस पर यकीन भी करें। लेकिन यहाँ से योगी जी को अगर कोई सलाह देना हो तो क्या सलाह देंगे? क्योंकि ये हिट मोमेंट है, यहाँ से योगी जी को एकदम करो या मरो वाली सिचुएशन है कि हर हाल में आपको जीत के आना है। करो मरो तो खैर क्या, मैं ऐसा मानता हूं कि तरुणाई के जो प्रश्न है योगी जी ने, मैं सभी सरकारों के लिए कहूंगा, उनके उत्तर खोजिए। युवाओं की नाराजगी, नाराजगी या बेचैनी, जो भी कह लीजिए, उसके समाधान का काम करिए। वो सबके लिए, केंद्र से लेके भारत के हर राज्य के लिए। हमारी बातचीत के दौरान आपने एक वाक्य का जिक्र किया था और आपका ऑब्जर्वेशन ये है कि बीते 10 सालों में या उससे पहले की भी हम तमाम युवा पीढ़ी से अभी की युवा पीढ़ी की तुलना करें, जिसको हम जेनजी, जेन अल्फा या जो शब्द दे लें, वो बहुत अग्रेसिव हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है, वो इतने हैं कि आपको उनके गुस्से का समाधान देना ही होगा। अगर इस पे योगी जी को या मोदी जी को, दोनों को फोकस करना हो तो, क्योंकि एक हालिया सीजेपी का प्रोटेस्ट हम देख चुके हैं। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सीजेपी को छोड़िए, वो चले नहीं चले, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस उम्र के बच्चों का जो आक्रोश है, वो पवित्र आक्रोश है, उसको समझिए और उसको समाधान तक ले जाएंगे। ये हमारे बच्चे हैं, यही कल भारत चलाएंगे। और कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, इनकी उपेक्षा करके या इनके पीड़ा की उपेक्षा करके आप नहीं चल सकते। इसलिए सबके लिए एसओएस है कि इस पर काम करिए और परिणाम दीजिए। तो योगी जी के लिए भी यही सलाह है? योगी जी, मोदी जी, सम्राट चौधरी, सबके लिए, जितने हैं, शुभेंदु अधिकारी, सब जो भी हैं, जितने हैं, कि आप लोग इनके लिए आप फोकस कीजिए, सिर्फ इनके लिए फोकस करिए। ये बेचैन रहेंगे तो भारत बेचैन रहेगा। तो फोकस अभी युवा वोटर्स पे करना है। इसमें सब चीजें आ जाएंगी, इसमें अस्पताल से लेके, स्कूल से लेके, रोजगार से लेके सब आ जाएगा। ठीक है। और वो बच्चे क्या मांग रहे हैं? अच्छा भारत मांग रहे हैं, तो दीजिए अच्छा भारत। लेकिन उनके अग्रेशन को अलग तरीके से भी काउंट किया जाता है कि नहीं, हमारा युवा खराब हो चुका है, उसकी भाषा बहुत खराब है, उसकी शब्दावली ठीक नहीं है। ये सब प्रपंच है, ऐसा कुछ नहीं। उसके गुस्से को समझना होगा और उसके आक्रोश को समाधान देना होगा। अच्छा, युवाओं के गुस्से को फिलहाल विपक्षी खेमा ईंधन बनाना चाहता है। उसको लग रहा है कि हम इस पे अपने ख्वाब पका सकते हैं, हम जो देख रहे थे वो हमें एक पुश मिल गया है। क्या उनके तरफ झुकाव हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि उससे कोई विपक्ष को लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं लगता। मतलब उन्होंने ख्वाब देखना शुरू कर दिया है। उनको ख्वाब देखने का अधिकार है। क्योंकि वो 2 उदाहरण मैं दे दूंगी। अखिलेश यादव लखनऊ से सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं उस मूवमेंट के दौरान,
और राहुल गांधी भी। हम उनके ख्वाब देखने का सम्मान करते हैं, ख्वाब देखने का अधिकार सबको है लोकतंत्र में। मेरा सिर्फ निवेदन इतना सा है कि जैन जी किसी के हाथ का टूल नहीं होगा, किसी का टूल। यूजीसी का कोई इफेक्ट होगा यूपी में? हाँ, यूजीसी का कुछ तो मेरे ख्याल से रहेगा, लेकिन अब चूंकि वो विषय उसमें चला गया ठंडे बस्ते में, तो अगर 6-8 महीने पहले की चुनाव होता हाँ। तो उसका असर दिखता है। लेकिन अब तो कुछ लोग अभी इस पे लगे हुए हैं आरक्षण वाले एंगल से भी कि आरक्षण हटाओ आंदोलन एक मूवमेंट। मुझे लगता है थोड़ा बहुत चुटकुला चला था, लेकिन फिर जमीन पर गया नहीं। मतलब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यूजीसी या फिर आरक्षण हटाओ आंदोलन इस लिहाज से तैयार किया जा रहा है कि यूपी जैसे बड़े प्रदेश में चुनाव है तो हम कुछ हद तक प्रेशर बना सकते हैं क्या, क्योंकि सवर्ण वोटर हैं बीजेपी के, तो अगर उनके साथ कुछ भी वादा खिलाफी या कुछ भी उनके साथ नुकसान होता है तो जिम्मेदारी बीजेपी के कंधे पे। कोई नुकसान इसका होने जा रहा है क्या? नहीं, ये चीज आगे इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि आरक्षण पाने वाला जो वर्ग है भारत की आबादी का, ठीक है ना, और लोकतंत्र तो संख्या का खेल है, वोट तो। हाँ। इसलिए उसमें ये चुटकुलेबाजी फेसबुक ट्विटर पर तो हो सकती है, क्या पेज बन गया और पेज के इतने लाइक हो गए सब। जमीन पर ऐसा कोई युद्ध नहीं चलने जा रहा, जहां तक मेरी समझ है कि आरक्षण हटाओ। हाँ, ये तो मतलब दिख रहा है कि जब तक चुनावी राजनीति ठीक है, जब तक है तब तक जैसे हम लोग कहते थे कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, तो खाली है तो अंताक्षरी खेलो। लेकिन बीजेपी के थिंक टैंक को इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ माहौल एक बना रहा है, तैयार हो रहा है। और आरक्षण वाले जानते हैं कि आरक्षण कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। चाहिए रहे चाहे वो रहे, आरक्षण कौन माई का लाल हटा देगा? कोई नहीं। जिसको आत्महत्या करने का मन होगा वही हटाने का काम करेगा, और तो कोई नहीं कर सकता। आरक्षण बढ़ाया जा सकता है, घटाया या हटाया नहीं जा सकता, घटाया भी नहीं जा सकता, सिर्फ बढ़ाया जा सकता। कोई फेर बदल नहीं है, तो सिर्फ बढ़ाया जा सकता। बढ़ाने का ही हुआ कि ईडब्ल्यूएस भी ऐड किया गया। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। यूपी जैसे प्रदेश को आप जैसे पत्रकार से समझना मेरे लिए खुशनसीबी, और हमारे दर्शक भी बहुत खुश होंगे आपको देखकर कि हमने यूपी को आपसे समझा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।